रात 1:05 से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। 5 दिन की इस लड़ाई में ड्रोन्स बहुत फायर हुए, तो फिर हमने कहा कि लेट अस यूज अवर ब्रह्मास्त्र, तो हमने वो ब्रह्मोस मिसाइल फायर किया। पाकिस्तान हमेशा बोलता था मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो न्यूक्लियर बॉम्ब फायर करने की कैपेबिलिटी खत्म हो गई। नूर खान जो है वो एयरबेस पर बिल्कुल एंट्री एग्जिट बंद हो गई, एंड गेम था, वो ब्रह्मोस ने खेल लिया। सबसे एडवांस्ड मिसाइल आज के दौर की वो कौन सी है और हमारे पास वो मिसाइल है? जिस मिसाइल से आप दुश्मन को हरा देंगे वही मिसाइल मोस्ट एडवांस्ड है। आपने फिर अपनी नजर से पहली मिसाइल कौन पहले हमने तो पहली बार अपनी जिंदगी में मिसाइल देखी जो खुद बनाई खुद ही देखी। हमने बनाया, हमको मालूम है कि हमने इसमें बहुत सारे कंपोनेंट है L1 मतलब लोएस्ट प्राइस के लगाए हुए हैं। प्रे करते थे भगवान को कि भगवान इस बार निकाल दो, अगली बार देख लेना। हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं पूरा देश जिसके लिए इंतजार कर रहा है। ये जो मिसाइल्स फिर बनी, जैसे पहली त्रिशूल आप जिस नाम बता रहे हैं, पृथ्वी, अग्नि, इन मिसाइल्स का नामकरण है, उसके पीछे भी कोई स्पेसिफिक कहानी? कुछ लोग बड़े लिरिकल होते हैं, कुछ हिस्टोरियन होते हैं, कुछ लोग कवि होते हैं, कवि पोएटिक। हमारा ऑब्जेक्ट है वह भारत और रूस दोनों को एक तरीके से दिखाना, तो हमने ब्रह्मोस रख दिया। ब्रह्मोस जो है वो 2 नदियों के नाम पर है, ब्रह्मपुत्रा और मास्को। आज जो है हाइपरसोनिक के क्षेत्र में रूस का मुकाबला कोई नहीं। हमारे लिए ब्रह्मोस गेम चेंजर है। मैं तो लोगों को ये बोलता हूँ, ब्रह्मोस के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो शाहबाज शरीफ साहब हैं। देखिए, हमको तो डॉक्टर कलाम साहब ने एक चीज सिखाई है कि मिसाइल्स आर द वेपन्स ऑफ पीस। वेपन्स ऑफ पीस? हाँ, उनका कहना था कि अगर आपके पास अच्छी मिसाइल हैं और दुश्मन को मालूम है कि ये हमको खत्म कर देंगे, तो लड़ाई शुरू नहीं करेंगे। यूएस ने कहा था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडो पैसिफिक ओशन की है। अब सुखोई 30 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड पैसिफिक ओशन। रूस के साथ तिकड़मबाजी लगाकर जो ये आप लोग ब्रह्मोस बनाने का काम शुरू कर लिया, तो उन्हें भी कुछ दी मिसाइल या सारी हमारे ही आए? नहीं, अब इस प्रश्न का उत्तर मैं रूसियों को देने के लिए छोड़ता हूँ। ये शायद 2022 का मामला है। एक ब्रह्मोस जो है वो हमारा मिसफायर हो गया था और वो पाकिस्तान का कोई मियां चन्नू इलाका है, वहां जाकर गिरा था। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो डिफेंस था, एयर डिफेंस था, वो बहुत कमजोर था। तो वो हमको पता चल गया। ब्रह्मोस को वैसे भी रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 3-4 मिनट में सारा खेल? 4 मिनट में 300 किलोमीटर का खेल हो जाएगा। जैसे नासा है, डार्पा है या रशियन सिस्टम्स हैं, ऐसे ही डीआरडीओ भी रहेगा। आप डीआरडीओ की तारीफ कर सकते हैं, डीआरडीओ की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप डीआरडीओ को भूल नहीं सकते। अगर आप ताकतवर हैं तो दूसरे देश, दूसरे समाज आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप कमजोर हैं तो आपकी कोई इज्जत नहीं होगी दुनिया में। वो बनाने को तो साइकिल बना सकते थे। देश ने दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल कंपनी से उनके पास ऑफर था। बनाने को वो पुल भी बना सकते थे। सरकारी नौकरी का ऑफर था और वो भी अपने घर में। और यूं बनाने को वो दूध दही की मशीनें भी बना सकते थे। नौकरी का ऑफर वहां से भी था। लेकिन एक नौकरी का ऑफर ऐसा था जहां रिटायरमेंट में पेंशन मिलनी तय थी। फिर क्या था? पिता ने कहा यही नौकरी करो। इंटरव्यू के लिए गए और वहां इंटरव्यू में उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा गया। मतलब वो लड़का जिसका ख्वाब शायद साइकिल बनाने तक सीमित रहा होगा, उससे सवाल पूछ लिया गया, क्या तुम मिसाइल बनाओगे? उसने झट से ऑफर कबूल किया और फिर अंग्रेजी में कहते हैं ना, रेस्ट इज हिस्ट्री। तो वही शख्सियत आज मेरे स्पेशल पॉडकास्ट जर्नी विद रुमाना इसार खान में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा साहब, जो ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व सीईओ, डीआरडीओ के पूर्व डायरेक्टर जनरल और फिलहाल ऑनररी चेयर के पद पर हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू रुमाना।
थैंक यू। आपके ज़रिए दरअसल हम भारत की जो मिसाइल प्रोग्राम है उसकी नींव कैसे पड़ी, भारत का ये मिसाइल प्रोग्राम कैसे आगे बढ़ा, किन चुनौतियों को पार करते हुए कैसे हमने अलग अलग मिसाइल्स बनाई और आज कैसे मिसाइल के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर है, समझेंगे सर आपसे इसी सफ़र को, इसी जर्नी को। लेकिन शुरुआत तो मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ किस्मत कनेक्शन था, डेस्टिनी थी। एक मैकेनिकल इंजीनियर मिसाइल इंजीनियर बन गया। मिसाइल बनाने के लिए बहुत तरह के इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर और सिविल भी, केमिकल भी। तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर था तो मैं भी साइंटिस्ट बन गया। तो इसमें कोई मतलब ऐसी अजीब बात नहीं है। मतलब सोचा तो नहीं था लेकिन कि मैं मिसाइल सोचा बनाऊंगा? नहीं था। हाँ, हाँ, ये सोचा बिल्कुल नहीं था। हाँ। बल्कि क्या होता था, वो जमाना था, वो दौर था जब इंटरनेट नहीं था। तो अगर आपने एक लेबोरेटरी का नाम लिखा भी या ढूंढा भी तो पता नहीं चलता था कि वो क्या करते हैं। तो मुझे तो बस ये था कि गवर्नमेंट जॉब है, पेंशन है और क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर पोस्ट है, चलो ज्वाइन करते हैं। चले गए और जाने के बाद जब रिसेप्शन में थे तो उन्होंने बोला, मैंने पूछा क्या करते हैं यहाँ पर, चूँकि नाम तो था सिर्फ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। तो उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ पर मिसाइल की रिसर्च करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा, आपका इंटरव्यू डॉक्टर अब्दुल कलाम ने लिया था क्या? तो मैंने कहा मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ। ये डॉक्टर अब्दुल कलाम हैं कौन सी शख्सियत है? तो उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ के डायरेक्टर हैं। और तो मतलब वो जो सवाल था, हाँ। तुम मिसाइल बनाओगे क्या, वो देश के जो मिसाइल मैन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने पूछा था आपसे? उन्होंने पूछा था। तो फिर उसके बाद मुझे डॉक्टर कलाम से मिलवाया गया। तो जो डायरेक्टर थे, जब कोई भी नया रिक्रूटमेंट होता है तो उसके मिलवाया गया। तो उन्होंने फिर वही सवाल पूछा कि ओके, ये नाम है, ये यहाँ से आए हुए हो, ये पढ़ाई की है, चलो मिसाइल बनाओगे? तो मैंने कहा हाँ ज़रूर बनाऊंगा। और वाकई में उस समय मुझे मिसाइल के बारे में ABCD भी नहीं मालूम था। तो लेकिन ये ज़रूर था कि जब आप पढ़ लिख जाते हैं तो किसी भी नए प्रोडक्ट को बनाने में ज़्यादा मुश्किल होती नहीं है, क्योंकि बेसिक इंजीनियरिंग तो सेम होती है। चाहे आप एयरक्राफ्ट बनाइए, चाहे कार बनाइए, चाहे स्कूटर बनाइए, चाहे साइकिल बनाइए, चाहे मिसाइल बनाइए, तो इंजीनियरिंग तो सेम है। मैंने कहा हाँ ज़रूर बनाएंगे, मिसाइल बनाएंगे। और एक और एक्चुअली में ना, जो आपने कहा ना डेस्टिनी, तो वो डेस्टिनी ऐसे होती है कि मुझे याद आ रहा है कि जब मैं स्कूल में था, शायद 7वीं या 8वीं क्लास में होगा, तो हमारा स्कूल ना वो एक मॉडल स्कूल था। मतलब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जबलपुर और इंदौर, तो यहाँ पर मॉडल स्कूल बनाए थे। तो मॉडल का मतलब है कि ये एक ऐसा स्कूल है जिसकी कॉपी दूसरे स्कूल वाले करेंगे। तो उस स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया था। तो वहाँ पर क्या होता था कि दूसरे स्कूल के टीचर्स आते थे, स्टूडेंट्स आते थे, ये देखने के लिए कि वो कैसे पढ़ाते हैं और बच्चे कैसे रहते हैं, उनका व्यवहार क्या है, वो सब होता था। तो एक बार जो टीचर थी उन्होंने मुझसे कहा था कि अगले दिन तुम बोलोगे। तो मैंने, अब मैं परेशान, मैं बोलूँगा क्या? तो उस समय ना किताबें आया करती थी, एक किताब हुआ करती थी मुक्ता जो है वो हिंदी की, और उसमें यंगस्टर्स के लिए थी, वो यंग माइंड्स के लिए। तो उसमें मिसाइल के बारे में था, मिसाइल रॉकेट्स। तो फिर मैंने वो पढ़ी तो मुझे लगा यही चैप्टर में जाके पढ़ूंगा। तो अगले दिन मैं अपना नोट्स बना के लेके गया, और जब वो विज़िट हो रही थी तब मैंने रॉकेट्स और मिसाइल्स के बारे में बोलना शुरू किया। तो जो टीचर्स विज़िट करते हैं वो सुन रहे थे। सुनते सुनते उन्होंने कहा कि भाई इस स्कूल में मतलब काफ़ी एडवांस्ड कंसेप्ट्स भी बताए जाते हैं बच्चों को, तभी तो वो लेक्चर दे सकते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं ये किस क्लास में थे आप? 7th या 8th में होगा शायद मैं। देखिए मतलब कब की बात है, बहुत पुरानी बात। सोचा भी नहीं होगा तब, और वहाँ से वो कनेक्शन जुड़ा, वो किस्मत कनेक्शन, डेस्टिनी, किस्मत कनेक्शन है। ये डेस्टिनी कनेक्शन है। तो बल्कि ये ना मैं सोच के नहीं आया था कि आपसे बात करूंगा। ये अभी जब आपने कहा ना डेस्टिनी, तो मुझे याद आया कि शायद वो जो मैंने लेक्चर दिया था स्कूल में, और जब मुझे मिसाइल का जॉब मिला तो ऊपर वाले ने सोचा मिसाइल में इंटरेस्ट है तो उसको मिसाइल में ही डाल दो, कुछ करेगा अच्छा देश के लिए। इंटरेस्ट था सर, मतलब जैसे कई बार होता है ना कि कुछ चीज़ें बहुत फैसिनेट करती हैं आपको जी। तो ये मिसाइल, रॉकेट, इस तरीके की चीज़ें फैसिनेट करती थी हमेशा बचपन से? देखिए 60s और 70s का जो दशक था ना, उस समय सोवियत यूनियन और अमेरिका में स्पेस
कंपटीशन चल रहा था कि कौन आगे जाएगा। तो जब कौन आगे जाएगा वो बातें चल रही थी, तो वो फिर आर्टिकल्स भी आते थे मैगजीन्स चांद पे में, पहला कदम उसने रख दिया, न्यूज़पेपर्स में, जी हाँ, स्पेस में पहले वो जा रहा वो है, चले गए। बिल्कुल। और ना उस समय किताबें आती थी, एक जो रशियन जो उसका नाम ही होता था सोवियत यूनियन, स्पुतनिक, स्पुतनिक, हाँ। और अमेरिकन जो मैगजीन थी उसका नाम होता था स्पान। हाँ, अभी भी आती है शायद, अमेरिकन अभी भी आती है, 80s तक तो आती थी सर। नहीं अभी भी आती है, मैंने Okay. देखी है। तो अभी भी आती है। तो उन किताबों को पढ़ने के बाद उसमें बड़े कलरफुल चित्र होते थे। देखो भाई ये नील आर्मस्ट्रांग जो है वो उधर उतर रहे हैं, और इधर जो है वो रशियन जो यूरी सबसे गागारिन। फर्स्ट यूरी गगारिन हाँ, फर्स्ट हाँ, स्पेस में कॉस्मोनॉट जाने वाले, हाँ। ने स्पेस में जाके अर्थ को देखा, कैसी पिक्चर आई, तो बड़ा फैसिनेट करता था। और शायद इसीलिए मैं फैसिनेटेड हो गया। और फिर जब मुझे मिसाइल पता चला कि मैं मिसाइल के क्षेत्र में काम करूंगा, तो फिर मतलब मज़ा आ गया, बल्ले बल्ले हो गई बोलते हैं। बल्ले बल्ले हो गए। अच्छा, अभी जो माहौल है, जी। मतलब आप मुझे बताइएगा अगर मैं करूँ तो, मतलब आज अगर किसी यंगस्टर को जो इंजीनियरिंग करके निकला हो और उसको इस तरीके का ऑफर मिले, तो उसके अंदर तो फ़ौरन ही देशभक्ति का जज्बा जाग जाए। मतलब उसको तो लगे वाह, वो मतलब राष्ट्र निर्माण में जुट गया है और वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो। ये जिस दौर में आपने ज्वाइन किया उस वक्त इस तरीके की कोई फीलिंग आई, या नहीं बस नौकरी मिल जाए बढ़िया है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन का भी जुगाड़ है, घर वाले भी खुश, हम भी खुश? नहीं, जब तक मालूम नहीं था कि मैं मिसाइल के क्षेत्र में काम करूंगा, तब तक सिर्फ पेंशन का अट्रैक्शन था। और जब DRDL एक मिसाइल लैब है ये सोच के पता चला, जाना, और तो एक जो एक्साइटमेंट होता है तो वो जागा। और दूसरी एक और बात थी, दूसरा जो जादू था ना, अगर मैं अंदर से नहीं भी जागता तो वहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम थे। तो अब्दुल कलाम साहब की पर्सनालिटी में एक मैजिक था, जादू था। अच्छा। हाँ, तो ये सिर्फ मैंने नहीं महसूस किया, उनके साथ जो जो संपर्क में आया है, जो जो उनसे मिला है, वो यही कहता है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम मैजिशियन थे। तो उनकी जो पर्सनालिटी थी वो किसी को भी मोटिवेट करके और किसी भी लेवल तक काम करा सकते थे। अगर किसी को दिन में 18 घंटे काम करना है तो डॉक्टर अब्दुल कलाम उसे करा सकते हैं, 20 घंटे करना है तो करा सकते हैं। और कैसे? खुद उन्होंने, मुझे बहुत अच्छे से याद है उनकी एक छोटा सा आपको बताऊंगा, उनकी एक जो घटना हुई थी कि मैंने तो 84 में ज्वाइन किया, 1984 में, 1984 में। तो ये शायद उसी समय की थी, चूँकि हमारा जो प्रोग्राम था वो सैंक्शन हुआ था 1983 में। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम का एक जो PS थे, उनके कुल मिला के 3 PS थे जी। तो उसमें से एक PS ना वो मेरी उम्र का था, तो दोस्त हो गया था। तो प्रभाकर राव ऐसा कुछ था नाम उनका। तो एक दिन सवेरे सवेरे वो, उनकी आंखें लाल बिल्कुल, तो चले आ रहे थे। मैंने पूछा क्या हो गया, तबीयत ठीक है? तो बोले सर कल सवेरे 3 बजे तक मैंने काम किया, मतलब पिछली रात 3 बजे तक काम किया, और फिर अभी मैं मतलब 8:30 बजे जा रहा हूँ, तो 3-4 घंटे की नींद हुई। तो मैंने कहा क्यों? तो बोले बॉस ने मेरे को 3 बजे बोला कि अब तुम जाओ। हाँ जाओ, मैं तो बैठा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और अगले दिन जब ये गए 8 बजे तो वो भी बैठे हुए थे। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम उस पूरा रात और जो अगला दिन था वो पूरे 36 घंटे वो ऑफिस में ही थे। तो हमारे लिए तो ये मोटिवेशन था कि अगर आपके डायरेक्टर, जिनकी उम्र वो लगभग उस समय 48-49 के थे, तो अगर वो 36 घंटे काम कर सकते हैं तो आप 10, 15, 20 घंटे काम क्यों नहीं कर सकते? और हम लोग तो यंग थे, वो ग्रेट मोटिवेटर। तो आपने जो बताया, मतलब जब आप एंटर किए इस नौकरी में, और जो भारत का मिसाइल प्रोग्राम था, करीब करीब एक ही वक्त में दोनों की शुरुआत? हाँ लगभग, हाँ हाँ। देखिए क्या हुआ था कि आप जानती हैं 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, प्रॉपर सिस्टम्स बने। तो शुरू में तो हमारा जो था, जो हम इंपोर्ट करते थे, उनका सर्टिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, उनकी क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, सब उसी पे काम होता था। और हमारे यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेस तो था नहीं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस थे, कुछ IITs थे, ISCs थे, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। तो क्या हुआ कि 1980s में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब हमको कुछ मेजर प्रोग्राम लेने चाहिए। तो आपने सुना होगा MBT अर्जुन, मेन बैटल टैंक अर्जुन, और IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, और एक और प्रोग्राम था उस समय जो मेजर प्रोग्राम था, हाँ, ये कावेरी इंजन। और कावेरी इंजन का जो मेटल था जो बनना था उसमें
आर्मर, तो उसकी रिसर्च, वो सब मेजर काम शुरू हुए। ओके, तो जब शुरू हुए तो उस समय रिक्रूटमेंट भी बहुत तेज़ी से हुआ, ये सब एक ही वक्त की बात एक ही वक्त में हुआ, तो काफ़ी इंजीनियर्स की ज़रूरत थी। तो मैं भाग्यशाली था कि उस समय राइट टाइम पर एंट्री हुई मिसाइल में, और फिर तो मतलब जर्नी शुरू हो गई। और ये जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया, तो उसमें उन्होंने उस समय लगभग 200-250 साइंटिस्ट को रिक्रूट किया था। तो कुछ तो परमानेंट थे, और मेजॉरिटी जो है लगभग 170, मतलब आउट ऑफ 200 170 उन्होंने IIT और जो NITs थे, तो वहाँ से एडहॉक रिक्रूटमेंट हुआ था। तो अब आप समझ सकते हैं कि मेरा जो कंपटीशन था, मैं तो स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज का था, तो मेरा कंपटीशन था IIT और NIT के ग्रेजुएट्स के साथ, उनके साथ था। तो मेरे लिए तो डबल चैलेंज, और कलाम साहब का मोटिवेशन और मिसाइल, मतलब जो हमेशा दिमाग में था, सबकॉन्शियसली कहीं दिमाग में था कि मतलब मिसाइल, रॉकेट, इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, तो क्यों ना काम करो। देखिए, आप कहीं भी काम करेंगे, आपको मतलब रिवॉर्ड तो मिलेगा ही, फिनेंशियल रिवॉर्ड मिलेगा, प्रोफेशनल रिवॉर्ड भी मिलेगा, लेकिन मिसाइल इज़ डिफरेंट, स्पेस क्राफ्ट्स आर डिफरेंट, रॉकेट्स आर डिफरेंट। थोड़ा सा एक डिफरेंट चैलेंज होता है, क्योंकि हम ये पहली बार बना रहे हैं, और इसमें अनसर्टेनिटीज़ बहुत सारी होती हैं, पता नहीं होता क्या होगा आगे। और जैसे हमने कोई भी मिसाइल बनाई थी, जैसे उस समय पृथ्वी बनाई, अग्नि बनाई, तो पहली बार बनाई थी। तो कितना समय लगा सर? पहली मिसाइल, हमारी पहली मिसाइल पृथ्वी थी। हमारी पहली मिसाइल, हाँ, पृथ्वी और त्रिशूल लगभग शुरुआत एक साथ हुई थी। ठीक है, तो बनने में मतलब बिल्कुल जब ऑन पेपर कॉन्सेप्ट आया और उसके बाद बनकर तैयार होने में, ये कितना पूरा एक स्पैन, कितने साल का? लगभग आप कह सकती हैं, देखिए 83 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो 89 मतलब लगभग 7-8 साल लगे। 7-8 साल लगे। तब जब ये जो इंजन था ना पृथ्वी का, ये हम बना चुके थे, मतलब अच्छा। 83 में ये रेडीली अवेलेबल था, तो 7-8 साल नहीं, तो इसमें 15 साल लगते थे। इतना समय लगता था। लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन था, तो वो रेडी था हमारे पास। लेकिन जो भी किया हमने सब कुछ खुद किया, कहीं से कोई मदद नहीं। IGMDP में देखिए, आपको याद होगा हमने उस समय न्यूक्लियर एक्सप्लोशन किया था, है ना? तो बुद्धा स्माइल्ड, तो इंदिरा गांधी के समय किया, तो उसके बाद तो हमारे ऊपर सैंक्शन लग गए थे। बिल्कुल। फिर जो सैंक्शन लगे, तो वो हटे नहीं, और उसके बाद उनको मालूम था कि इंडिया जो है अपनी न्यूक्लियर जर्नी तो कर ही रहा है, तो मालूम चल जाता है, छुपा नहीं सकते हैं आप बहुत ज़्यादा। तो उनको मालूम था, तो उन्होंने सैंक्शन लगा के रखे थे। सैंक्शन ऐसे लगे हुए थे कि हमको कुछ मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की प्लेट्स चाहिए थी, रॉ मटेरियल, वो भी अवेलेबल नहीं था, मतलब वो भी उन्होंने मना कर दिया देने से कि हम नहीं दे सकते आपको। तो फिर उसके लिए क्या जुगाड़ एक नट, एक बोल्ट भी नहीं बनता। अरे उसके लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग, जो हमारी PSUs थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो इनमें जो थी, एक हमारी थी बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, शायद अब छत्तीसगढ़ में है, प्राइवेटाइज हो चुकी है। तो उनके जो CMD थे उनसे मिले, और डॉक्टर कलाम का मैजिक ना वो थोड़ा अलग था, तो जाके बोलते थे, देखो पहली बार बना रहे हैं, देश के लिए बना रहे हैं, कुछ नहीं है हमारे पास, ये हो जाएगा तो फिर हम ताकतवर हो जाएंगे। तो उन्होंने जो है तुरंत बोला कि ठीक है, ये एल्यूमिनियम मैं R&D करके आपको डिलीवर करूँगा। तो उन्होंने डिलीवर कर दी। फिर उसके बाद जो मैग्नीशियम प्लेट थी, वो भी मतलब यहाँ पर इंडियन कंपनीज ने बनाई, स्टील बनाए, मतलब इतनी सारी चीज़ें हुई हैं इंडियन कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा। और वही जो IGMDP जो है ना, वो हमारी बैकबोन बन गया नॉलेज की, कि उसके कारण हम बाकी मिसाइल्स को बना पाए। और अब देखिए, ये भी एक, इसको आप चांस बोल लीजिए, अपॉर्चुनिटी बोल लीजिए, या इसको एक कोइंसिडेंस बोल लीजिए, घटना बोल लीजिए, कि 1983 में शुरू किया हमने मिसाइल बनाना, और आज जो ये मिसाइल का ही दौर है। अगर हमने तब शुरू नहीं किया होता, शायद 2010 में शुरू किया होता, तो हम तो फिर बड़ी बेसिक, बहुत पिछड़ गए होते, रेस तो हमारी शुरू हुई होती। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आप जी। तो जो मतलब वो कहते हैं ना, खुद कुआं खोदा खुद पानी पिया, तो जो मिसाइल खुद बनाया, सबसे पहली बार अपनी आंखों से उसी मिसाइल को देखा, या फिर कोई और मिसाइल पहले देखा था? पहली बार कौन सा मिसाइल देखा? पहली बार, देखिए बाकी समय तो, उस समय तो पिक्चर्स ही देखते थे। जो मैगजीन्स आती, जर्नल्स होती हैं, उसमें पिक्चर्स रहती थी, तो भाई मिसाइल ऐसी दिखती है, ठीक है। और
होता यह है कि जब भी हम कुछ डिज़ाइन करते हैं तो इसका एक मॉकअप बनाया जाता है। ओके। तो मॉकअप बना के देखते थे कि मैं मॉकअप बनाने पे ऐसी ऐसी मिसाइल है, इतनी लंबी होगी, इतनी, तो वो पहली बार ही देखा था। इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि हमको पृथ्वी का जो आउटर बॉडी होती है ना, 1 मीटर डायमीटर है पृथ्वी का, तो उसका शेल बनाना था। तो शेल बनाने के लिए हमारे डिज़ाइनर ने उसमें लिख दिया कि 1 मीटर के ऊपर तब उसमें जो टॉलरेंस यानी कि उसका जो डेविएशन हो सकता है मैक्सिमम पॉसिबल, वो लगभग उसने कहा कि इसमें 100 या 200 माइक्रोन का होगा, मतलब कि आप समझ लीजिए 0.01 मिलीमीटर का होगा। तो अब ये हम बनाने में लगे उसको, इतना मुश्किल, उसमें तो डेविएशन ही आ रहा था 5 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर। जो राउंड होता है उसको पहले रोल करते थे, फिर वेल्डिंग करते थे, फिर बेंड करेक्शन करने की कोशिश करते थे, हो नहीं रहा था। मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ। तो फिर उस बीच में बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई, डॉक्टर कलाम गए एक एग्जीबिशन में, जो होती है ना टेक्नोलॉजी एग्जीबिशंस, उसमें गए। तो वहाँ पर रशियंस ने एक मिसाइल रखी थी। अच्छा, रशियंस ने बना के रखी हुई थी दिखाने के लिए। तो उन्होंने रखी, तो उन्होंने जाके, वो शायद रशिया में ही गए थे एग्जीबिशन में, वहाँ देखा रखी थी। तो उसकी जो सरफेस थी वो बिल्कुल भी मतलब स्मूथ नहीं थी, एब्रप्ट थी, मतलब कहीं डेंट्स, कहीं कुछ, और ऊपर नीचे, और थोड़ी सी बेंड भी थी। तो डॉक्टर कलाम ने बोला कि ये तो मतलब इतना क्लोज टॉलरेंस परफेक्ट सर्कुलर बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो 5-10 मिलीमीटर इधर उधर है तो भी उड़ जाएगी। तो उन्होंने आके कहा इसको 10 मिलीमीटर कर दो। तो 1000 मिलीमीटर के ऊपर उन्होंने 5 या 6 मिलीमीटर कर दिया कि इतना टॉलरेंस अलाउड है, चलेगा। तो बन गया शेल। तो क्या होता है कि जब हम जाते हैं यहाँ वहाँ, देखिए है तो बहुत आज सिंपल बात, मैंने आपको बड़ी ऐसी बेसिक बात बताई जो हम सबकी समझ में आ सके, लेकिन उसके ही कारण हम शायद सालों स्ट्रगल करते रहते। उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत ही नहीं थी। उन्होंने वो देख के उन्होंने बता दिया। बिल्कुल सही। हाँ। तो आपने फिर अपनी नज़र से पहली मिसाइल कौन पहले हमने तो पहली बार अपनी ज़िंदगी में मिसाइल देखी, जो खुद बनाई खुद ही देखी। खुद ही देखी। तो वो पृथ्वी रही होगी पहली मिसाइल हमने जो बनाई थी वो त्रिशूल थी। अच्छा, त्रिशूल मिसाइल थी। त्रिशूल एयर डिफेंस मिसाइल थी, तो वो बनाई थी, वो देखी थी। और चूंकि उसका जो इंटीग्रेशन है वो मेरे ही मतलब जहाँ जिस ऑफिस में काम करता था वहीं हुआ था इंटीग्रेट। छोटी मिसाइल थी, पृथ्वी तो काफ़ी बड़ी थी, तो उसको थोड़ा दूर करना पड़ा था इंटीग्रेट। तो कैसा मतलब वो फील कैसा था पहली बार हिंदुस्तान ने मिसाइल बनानी, और वो भी ऐसे कि मुझे लगता है कि डिज़ाइन बनाने में ऑन पेपर इतनी मुश्किल नहीं आई, पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा मुश्किल आई। हाँ, देखिए क्या हुआ, जब हमारे देश ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया तो सब और एक एक्साइटमेंट था। सिर्फ DRDL या DRDO के अंदर नहीं, एकेडमिक सर्कल में और इंजीनियरिंग कंपनीज में, क्योंकि वो सब ना इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे। क्योंकि जब आप पार्टिसिपेट करते हैं ना तो आपकी ब्रांडिंग होती है कि हमने मतलब मिसाइल भी बनाई है, लोग ऐसा बड़े प्राउडली कहना चाहते थे। तो पूरे देश में एक ऐसा उत्साह था कि हम मिसाइल बना रहे हैं, बनाएंगे, और ये जो है हम मतलब ऐसा काम कर रहे हैं जो आज तक किया नहीं है किसी ने, देश के अंदर तो किसी ने नहीं किया। तो वो सबके लिए एक्साइटिंग था, सिर्फ मेरे लिए नहीं। आपको हंसी आ रही है? मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि आपने जो कहा ना कि वो लोग जुड़ना चाहते हैं, सब लोग जुड़ना चाहते हैं। अभी यहाँ पर जो एग्जीबिशन लगी थी हाल ही के अंदर, आपको याद है ना किस तरीके से एक यूनिवर्सिटी थी और उसने वो ड्रोन उड़ा दिया और उसने बताया कि हमारे यहाँ का बना हुआ है, और वो पता चला वो चीन की टेक्नोलॉजी थी और उन्होंने भत पिटवाई। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा, मेरे दिमाग में वो आइडिया, मुझे लगता है थोड़ा मिसकम्युनिकेशन था। वो एक्साइटमेंट में उन्होंने बोल दिया, शायद वो बोलना नहीं चाहती होंगी वो, लेकिन हाँ, वो एक्साइटमेंट वाला फैक्टर जो है वो हमेशा से रहता है, और वो उस दौर में भी था। बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। और तब हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो पूरा देश जिसके लिए इंतज़ार कर रहा है। और बात भी थी। आपको ये सुन के आपको आपके दर्शकों को सुन के ताजुब होगा कि उस समय रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, सचिव, आर्मी के सारे सीनियर ऑफिसर्स, नेवी, एयरफोर्स और इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर्स, ये भी फ्रीक्वेंटली विजिट किया करते थे। अच्छा। हाँ, विजिट करते थे ये देखने के लिए कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। उनको रिव्यू करते थे वो लोग आके। तो हमारे को भी एक मतलब ऐसा लग रहा था कि हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए वाकई में पूरा देश
इंतज़ार कर रहा है। एक परसेप्शन ये जाता है सर देश में, आप प्लीज़ इस पे क्लैरिटी दीजिएगा कि साहब देश के अंदर तो बड़ी लाल फीताशाही रही और बड़ी मुश्किलें आई प्रोजेक्ट्स को मतलब अप्रूव करने में, उनको अमल में लाने में, और जो राजनीतिक या सरकारी उदासीनता है उसके चक्कर में बहुत कुछ डिले हुआ। ऐसा भी था या आप तो नहीं। बिल्कुल अलग पिक्चर यहाँ पर दिखा रहे मैं हैं? आपको बिल्कुल अलग पिक्चर दिखाना हाँ। चाहता हूँ। क्या होता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ना, हाँ। वो हर काम के लिए तो एक होते हैं, हम्म, लेकिन जब वो इंटरप्रेट होते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव को देख के इंटरप्रेट होते हैं हम्म, कि उद्देश्य क्या है। तो हर व्यक्ति के लिए जो रूल पढ़ा जाएगा उसकी मीनिंग क्या काम कर रहे हो उसके अनुसार बदलते हैं। तो आप लोगों को खूब सरकारी सपोर्ट मिल रहा था? हमको तो कभी भी गवर्नमेंट की ओर से तकलीफ नहीं हुई। नहीं। गवर्नमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो या इंडस्ट्री हो, तकलीफ नहीं हुई। देखिए किसी और भी कुछ काम आउट ऑफ को द वे जाकर मदद भी मिली कि कभी कोई अप्रूवल चाहिए हो, हाँ, कुछ हाँ, एक्स्ट्रा बजट, उसके बारे में बताइए आउट ऑफ द वे जाके गवर्नमेंट ने मदद करी है। देखिए गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट तो हम और आपसे मिलके बनती है। तो उनको ये मालूम था और है कि ये जो काम कर रहे हैं इससे देश को एक सुरक्षा मिलेगी, एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी मिलेगी। तो जब उनको मालूम है कि सिक्योरिटी मिलेगी तो वो तो उसमें मतलब 10 कदम और आगे आके दौड़ के आपकी मदद करते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं। तो जो भी सरकारें रही हैं सब ने मदद करी है। और इसके अलावा फंडिंग का जो इशू, देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ वो बेसिकली बनाए गए हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए नहीं बनाए गए। लेकिन क्या होता है कि जो हमारे फिनेंशियल सर्विसेज हैं तो उनमें भी ना कई लोगों का टेक्निकल बैकग्राउंड है। तो उन टेक्निकल बैकग्राउंड के लोगों को ही पोस्ट किया जाता है, DRDO हो या डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हो या एटॉमिक एनर्जी हो। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड के लोग आते हैं तो इनको पता रहता है कि ये क्या हो रहा है, कैसे करना है और कहाँ पर, मतलब वो लोग एवेल्युएट कर सकते हैं कि सही है या गलत है। तो अच्छी बात है और ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारे जो संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका दुरुपयोग ना हो। तो एक कहना चाहिए, उसको बोलना चाहिए डिलीजेंस, ड्यू डिलीजेंस तो ज़रूरी होता है। अब उसको अगर हम लाल फीताशाही कहें तो गलत होगा। ठीक। तो वो त्रिशूल था जो पहली सबसे पहली मिसाइल थी। हाँ, बिल्कुल आपने देखी और उसको लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी थी। बहुत ज़्यादा। और जब वो बनकर तैयार हुई और आप लोगों ने उसको उड़ी, हाँ, तो हम लोगों के मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ था हम लोगों को। क्या होता है, हर चीज़ को पहले तो ग्राउंड में टेस्टिंग होती है। तो उसके अंदर मतलब ऐसा नहीं होता कि पूरी मिसाइल बनाई और पहली बार ही वो उड़ेगी। अच्छा। तो सबसे पहले उसकी ग्राउंड में टेस्टिंग होती है, जो उसका प्रोपल्शन सिस्टम होता है उसकी टेस्टिंग होती है, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसकी टेस्टिंग होती है, फिर जो गाइडेंस सिस्टम होता है उसकी टेस्टिंग, सब कुछ हमको पता चल जाता है ग्राउंड पर कि ये मिसाइल कैसे बिहेव करेगी। और फिर उसका सिमुलेशन होता है, सिस्टम इंजीनियरिंग करते हैं तो मालूम हो जाता है कि यहाँ से ऐसा ऐसा होगा। सर ये जो मिसाइल्स फिर बनी, जैसे पहली त्रिशूल आप जिस नाम बता रहे हैं, पृथ्वी, अग्नि, पिनाकी, तो ये जो इन मिसाइल्स का नामकरण है वो भी बहुत दिलचस्प है। उसके पीछे भी कोई स्पेसिफिक कहानी? हाँ, नहीं देखिए क्या हुआ था, अगर आप देखेंगे कि नाग, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, पृथ्वी, तो ये देखिए कुछ तो एलिमेंट्स हैं और काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट हैं मतलब ये। और जो पिनाका है तो वो शायद धनुष है, जो मुझे अच्छे से शायद आपको कंफर्म करना पड़ेगा, शायद वो शिव जी के धनुष को पिनाका बोलते हैं। ओके। हाँ, तो वो है। फिर उसके बाद जो भी नाम है, कावेरी है तो कावेरी नदी के नाम पर रख दिया। अर्जुन है तो चूंकि अर्जुन को एक बहुत अच्छा शूरवीर माना जाता है कि भाई आप बहुत अच्छा एमिंग करते, तो अर्जुन से तो एमिंग ही करते हैं ना हम, तो उसका नाम, टैंक का नाम अर्जुन रख दिया। यूजुअली क्या होता है कि जब भी कुछ करते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई इसका पर्पज़ क्या है, तो पर्पज़ ये है तो पर्पज़ अग्नि है, जैसे अग्नि का काम था, अग्नि बहुत सारी अग्नि पैदा करेगी जब जाएगी, तो उसका अग्नि रख दिया। तो ये आप लोग डिसाइड करते थे ये नाम जब कोई मिसाइल डेवलप कर रहे होते थे? कुछ होता है तो हाँ, कुछ होता है तो खुद ही मतलब डिसाइड करते, प्रपोज करते हैं। तो कई लोग होते हैं जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, उनको बताते हैं ये नाम रखना है, इसका मतलब ये है, आपको पसंद है तो बताइए, तो फिर इसी से शुरू करेंगे, तो बोल देते हैं। आपको ब्रह्मोस के नाम की कहानी बताता हूँ। ब्रह्मोस जो है वो 2 नदियों के नाम पर है, ब्रह्मपुत्रा और मास्को। मास्को हम लोग बोलते हैं, रशियंस उसको मस्कवा बोलते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा से हमने लिया ब्रह्म और मस्कवा से लिया मॉस, तो उसका नाम हमने ब्रह्मोस कर दिया। और ये ब्रह्मोस इसलिए किया कि दोनों देश इससे कनेक्ट हो सकें, कि हमारा नाम भी है, एक जॉइंट ओनरशिप हो जाती है।
तो ये कारण था। और कई बार जो यूज़र होते हैं वो भी सजेस्ट कर देते हैं भाई इसका नाम ये रख दो। अब देखिए कई मिसाइल हैं उनका नाम भी नहीं रखे हमने। जैसे एक मिसाइल है LRSAM, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, तो उसको LRSAM ही बोलते हैं। उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं? नहीं, कोई नाम नहीं। MRSAM है, मीडियम रेंज सरफेस, उसको हम MRSAM ही बोलते हैं। अच्छा। एक है VSHORAD, वेरी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, तो उसको VSHORAD बोल देते हैं। तो ये कई बार ना मतलब बड़ा कोइंसिडेंटल होता है। कुछ लोग बड़े लिरिकल होते हैं, कुछ हिस्टोरियन होते हैं, कुछ लोग कवि होते हैं, कवि पोएटिक। कुछ लोग जैसे हम लोगों ने कहा कि नहीं हमारा ऑब्जेक्ट है वह भारत और रूस दोनों को एक तरीके से दिखाना, तो हमने ब्रह्मोस रख दिया। और वो उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान है, उसकी मिसाइल्स की बात की जाए तो क्या क्या नाम है वो? गौरी, शाहीन, बाबर, वो इस तरीके के नाम डराने वाले हैं। अच्छा, तारीख की बात है, आक्रांताओं के नाम पर नाम है। और हाँ, आक्रांताओं के नाम पर है। और तारीख की बात, इसमें से कोई भी पाकिस्तानी नहीं है। अच्छा, ये सारे के सारे अफगानी हैं। हाँ, और या फिर मतलब जो दूसरे नाम देशों है से नाम जो है दूसरे देशों से आए हुए हैं। सही बात है। तो मतलब हालत ये है पाकिस्तान की कि उनको खुद अपने नाम नहीं मिल रहे हैं, किसके नाम पर रखें हम। ये आपने बहुत सही है ना, ये बात है। नाम भी चुरा लिए, नाम भी दूसरे देश कटोरा लेके दुनिया के सामने भीख मांगते रहते हैं, नाम तक अपने नहीं ला पाए। अपनी मिसाइल्स के नाम भी दूसरों से भीख मांग कर लाने पड़े उनको। अच्छा सर, एक बात बताइए, मतलब एक लेमैन जो है उसकी नज़र में मिसाइल मतलब कि कुछ बटन दबेगा यहाँ से, कोई चीज़ यहाँ से निकलेगी और ठाक से जाकर जहाँ पर भी मारनी है आपको वो वहाँ गिर जाएगी जी। ये मतलब एक परसेप्शन है मिसाइल का। लेकिन अब इसमें आ जाती है कि कोई बैलिस्टिक मिसाइल है, कोई सुपरसोनिक मिसाइल है, कोई क्रूज मिसाइल है, कोई हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो ये फ़र्क क्या है? अच्छा, देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मिसाइल लॉन्च करने का कुछ रीज़न होना चाहिए। तो जब वो रीज़न होता है तो सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए कि किसके ऊपर हम अटैक कर रहे हैं। तो अगर कोई टारगेट आ रहा है तो फिर हमको रडार की ज़रूरत पड़ती है। तो रडार बताता है कि भाई ये टारगेट है, इतनी इतनी दूरी पर है, उसकी ये रेंज है और इतनी देर में ये यहाँ पर पहुँचेगा। तो फिर आप एयर डिफेंस के लिए एक सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च करते हैं या एयर टू एयर करते हैं। तो ये एक प्रकार की हो गई। दूसरा हो गया कि अगर आप को लैंड पर अटैक करना है, आक्रमण करना है, ऑफेंसिव मिसाइल है, जैसे पृथ्वी, अग्नि या ब्रह्मोस, तो आपको मालूम है लैंड के कोऑर्डिनेट क्या हैं, तो हम वो कोऑर्डिनेट फीड करेंगे और फिर प्रेस करेंगे तो मिसाइल उस कोऑर्डिनेट पर जाके गिरेगी, तो उससे उनका वो नुकसान होगा। अच्छा, फिर तीसरी कैटेगरी आप समझ लीजिए कि अगर कोई शिप आ रहा है, एनिमी शिप है, दुश्मन का शिप है, उसके ऊपर आपको आक्रमण करना है, तो फिर वो एंटी शिप मिसाइल, लेकिन उसके पहले भी रडार होता है। रडार देख के बता देगा कि ये शिप यहाँ है, इतनी देर में यहाँ तक पहुँचेगा। तो फिर तो रडार की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं रडार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। कहीं आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कहीं आपको रडार चाहिए, कहीं आपको सोनार चाहिए जब सबमरीन होती है और आप वहाँ पर आपको सब मिसाइल से नहीं अटैक करते हैं, आपके पास और भी दूसरे तरीके होते हैं, लेकिन वहाँ पर सोनार होता है। ठीक है, तो ये ऐसा। और ये क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक, और क्या होता है, और क्या होता है कि आपने बात की पिनाका, तो पिनाका एक रॉकेट है, तो उसमें क्या होता है, अनगाइडेड होता है। तो जब हमको एरिया डिस्ट्रॉय करना होता है, एरिया डिस्ट्रॉय मतलब कि अगर आपको पता चल गया कि 200 बाय 200 स्क्वायर मीटर है, तो वहाँ पर एनिमी बैठा हुआ है, तो आप लॉन्च कर दीजिए। तो ये रॉकेट्स क्या होता है, चीप होते हैं, सस्ते होते हैं और एक्यूरेट नहीं होते हैं। तो आप 10 पिनाका 20 पिनाका वहाँ पर भेज दीजिए, अनगाइडेड हैं, तो 20-25 में से 5 तो गिरेंगे, तो 5 से डैमेज होगा। तो वो हो गए सिंपल रॉकेट। अच्छा, दूसरी मिसाइल होती है जैसे हमारी आकाश मिसाइल है या LRSAM है, MRSAM है, कोई भी एयर डिफेंस की मिसाइल है, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है रडार की। टारगेट आ रहा है तो वहाँ पर जो मिसाइल होती है उसको आपने लॉन्च किया, न्यूटन का 3rd लॉ है, एक्शन रिएक्शन वाला। बिल्कुल, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसमें आपकी एक प्रोपल्शन मोटर होती है, प्रोपल्शन मोटर लॉन्च आपको इग्नाइट करी, मिसाइल लॉन्च हुई
और फिर उसके अंदर एक गाइडेंस सिस्टम होता है, नेविगेशन गाइडेंस सिस्टम। ओके, तो जो गाइडेंस सिस्टम है वो टारगेट की ओर लेके जाता है उसको। ठीक है। तो उसके पहले उसमें सीकर लगा होता है, तो सीकर बताता है कि सीकर भी कई प्रकार के होते हैं, इंफ्रारेड होते हैं मतलब हीट सीकिंग, या फिर वो रडार वाले होते हैं, या फिर आरएफ सीकर होते हैं। तो ये अलग अलग सीकर जो होते हैं ये अलग अलग एप्लीकेशन में इनका होता है, अच्छा। अलग अलग उपयोग होता है। तो जब भी टारगेट आ रहा है तो उस टारगेट के पीछे 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 ये मिसाइल जाएगी। तीसरी हो गई जो आपने कहा ये वाली बैलिस्टिक। क्रूज है? ये क्रूज नहीं है। अच्छा। अभी हम क्रूज पर नहीं आए हैं। हाँ। तो ये जो पीछे पीछे जा रही है, ये सिंपल, कौन सी है? इसको आप बोल सकती हैं कि मतलब इट्स ए रॉकेट मिसाइल। ओके, बस ठीक है। एक तो अनगाइडेड रॉकेट मिसाइल, और तीसरी हो गई बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है कि जैसे अगर आपको हम कहें कि एक पत्थर लो और पत्थर आप हवा में फेंकिए, तो जब आपने हवा में फेंका तो पत्थर एक इलिप्टिकल पाथ होता है, थोड़ी देर तक तो वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर वो नीचे आता है। तो ये हो गया बैलिस्टिक मिसाइल। तो अग्नि जो है बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अग्नि क्या होता है कि अग्नि के अंदर आपने देखा होगा रॉकेट्स, मोटर्स होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। तो ये मोटर्स क्या करती हैं कि उसको ले जाकर और फिर आखिरी तक मोटर बंद हो जाती है, फिर वो उसका खुद का मोमेंटम होता है, उस मोमेंटम के कारण वो और ऊपर तक एपोजी पॉइंट तक पहुंच जाती है। और फिर जो एपोजी है जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, इलिप्स का टॉप पॉइंट, और फिर वहाँ से वापस आएगी। जब वहाँ से वापस आती है तो फिर आपने ना एरोडायनेमिक कैलकुलेशन किया होता है कि वो कहाँ जाके गिरेगी। ओके, तो वो बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती है। और तीसरी होती है क्रूज, चौथी होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल का मतलब होता है कि ये एयरक्राफ्ट, पायलटलेस एयरक्राफ्ट के समान होती है। ओके, हाँ, मिसाइल के अंदर पायलट नहीं बैठा हुआ है, लेकिन उसके अंदर कंप्यूटर है जो मिसाइल को जगह जगह लेके जाएगा, जो आपने प्रोग्रामिंग की हुई है उसके अंदर। और कई बार क्या होता है कि अगर टारगेट स्टेशनरी है तो फिक्स टारगेट है, तो मिसाइल को आपने पाथ उसका बना दिया है, वो उसी पाथ पे जाएगी। कई बार टारगेट मूव हो रहा है, जैसे शिप मूव हो रहा है, तो शिप मूव हो रहा है तो जैसे जैसे शिप मूव होगा तो ये मिसाइल भी वैसे वैसे मूव होके वहाँ तक जाएगी। ये अपने टारगेट के साथ साथ अगर टारगेट मूव हो रहा है तो इसका भी मूवमेंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये क्रूज हो गई। ये क्रूज हो गई। अब मेरे ख्याल से वो स्पीड से आकर जुड़ता है सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। हाँ, तो यूजुअली 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है सबसोनिक, यानी जो ध्वनि की गति है, स्पीड ऑफ साउंड, उससे अगर कम है तो उसको हम सबसोनिक बोलते हैं। अगर ध्वनि की गति से ज़्यादा है तो हम उसको सुपरसोनिक बोलते हैं। अगर 5 मैक यानी 5 टाइम्स 5 गुना ज़्यादा जब वो होती है तो उसको हम हाइपरसोनिक बोलते हैं। अब क्यों, क्या होता है, सबसोनिक से जब हम सुपरसोनिक में जाते हैं तो ये जो फिजिकल फिनोमिना है वो चेंज होता है, बदलता है। अच्छा। जब आप सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक में जाते हैं तो भी वो जो फिजिकल फिनोमिना है वो चेंज होता है। तो ये जो फिजिकल फिनोमिना है इसके ही बेसिस पर हम मिसाइल का कन्फिगरेशन करते हैं, उसका कन्फिगरेशन करते हैं, उसके अंदर उतना पावर मतलब उतने पावर के इंजन लगाते हैं या उस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक्स लगाते हैं, गाइडेंस लगाते हैं, अलग अलग चेंज होता है, मटेरियल भी चेंज होता है मिसाइल्स का। ओके। तो सबसोनिक है तो सिंपल एल्यूमिनियम काम करेगा, जो सुपरसोनिक है तो उसमें स्टील प्लस कंपोजिट काम करेगा। अगर हाइपरसोनिक है तो उसमें फिर आपको क्या होगा, हाई टेम्परेचर, हाई स्ट्रेंथ मटेरियल यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये अंतर होता है जिसके कारण और प्रोपल्शन सिस्टम भी बदल जाता है। ओके। हाँ, तो सर सबसे एडवांस्ड मिसाइल आज के दौर की वो कौन सी है, और हमारे पास वो मिसाइल है जो एडवांस सबसे मिसाइल टेक्नोलॉजी आजकल दुनिया में चल रही है, हाइपरसोनिक ही है? हाँ, देखिए इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा, जिस मिसाइल से आपका काम हो जाए, जिस मिसाइल से आप दुश्मन को हरा दें, वही मिसाइल मोस्ट एडवांस्ड है। ओके, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्सिटी की दृष्टि से तो हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो एयर डिफेंस मिसाइल होती हैं, एयर टू एयर मिसाइल होती हैं, ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। मतलब देखिए, अगर आप एयर टू एयर मिसाइल लेंगे तो आपके एयरक्राफ्ट एवरी सेकंड उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। जो टारगेट एयरक्राफ्ट है उसकी भी पोजीशन एवरी सेकंड चेंज हो रही है। तो इसके अंदर आपको जो कंप्यूटेशनल पावर लगानी पड़ेगी और फिर आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि एयरक्राफ्ट इसके बाद कहाँ जाएगा। फिर उसके अंदर सीकर लगा हुआ है, उसको उतना ज़्यादा रिएक्ट करना पड़ेगा, फिर पावर भी चाहिए। क्या होता है, जब आप जो मिसाइल होती है उसके अंदर कम से कम 3 टाइम्स से ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल की क्षमता होनी चाहिए। मतलब अगर एयरक्राफ्ट उड़ रहा है 3 मैक पर
उदाहरण के लिए 3 मैक पर उड़ रहा है तो आपकी जो मिसाइल है कम से कम 9 मैक की होनी चाहिए। उसका जो 3G पुल है तो आपका 9G पुल होना चाहिए। अच्छा, मैक नहीं, पुल, 3 गुना ग्रेविटेशनल, ठीक, 3 गुने से ज़्यादा होना चाहिए तो आसानी होगी। ओके एक मूवी है बिहाइंड द एनिमी लाइन्स। ओके, तो बिहाइंड द एनिमी लाइन्स में करीबन उन्होंने लगभग 120 सेकेंड्स का वीडियो दिखाया है कि आई थिंक F-16 या F-5 एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, F-16 है, उड़ रहा है और उसको चेज करती है एक रशियन मिसाइल। अच्छा, तो वो मिसाइल जो चेज करती है वो ज़रूर देखिए, आप देखिए, आप अपने दर्शकों को बताइए देखने के लिए। यूट्यूब पर अवेलेबल है वो, सिर्फ ये लिखना है कीवर्ड बिहाइंड द एनिमी लाइन्स मिसाइल चेज। मैं ज़रूर देखूंगी उसको। हाँ, और उसमें जो हुआ है 120 सेकेंड्स में, उससे आपको समझ में आएगा कि होता क्या है। लेकिन एक्चुअल लाइफ में वो 120 सेकेंड नहीं होता, वो 6-7 सेकेंड ही होता है, 6, 7, 10 सेकेंड्स बस। ओके, और अगर पायलट को मालूम हो जाता है कि मिसाइल आ रही है और मिसाइल ने लॉक कर दिया उसको, तो मिसाइल के जो रडार है या उसने उसको इल्यूमिनेट कर दिया है, तो पायलट जो है वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। 90% किल प्रोबेबिलिटी होती है, 99% किल प्रोबेबिलिटी कि मतलब वो तो जाएगा। ओहो, तो फिर वो मतलब इजेक्ट करते हैं कि एक बार इल्यूमिनेट हो गया, उनको मालूम मिसाइल आ रही है, बचेंगे नहीं। और अगर मिसाइल ने हिट कर दिया, ज़्यादा तरीके से हिट किया, तो फिर तो मतलब इजेक्ट होना मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ जरा सा भी पास में आती तो वो फिर वो इजेक्ट कर लेते इजेक्ट कर देते हैं कि अब मुश्किल है बचना। वैसे मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था सर, क्योंकि ये जो अभी अमेरिका और ईरान वाला मामला चल रहा है जी, तो ईरान ने तो धो डाला मिसाइल, दाग दाग कर उसने तो वो खुर्रम शहर, सेजल सारी इस्तेमाल कर ली जी। और अब हम ये खबरें बताते हैं कि साहब अमेरिका जो है वो टॉमहॉक, जिससे उसका पूरा टॉमहॉक, दबदबा था, हाँ सबसोनिक मिसाइल है। हाँ, अब वो आउटडेटेड उसको लग रही है। अब पेंटागन कह रहा है कि हाइपरसोनिक बनाओ, तो वो वहां पर हाइपरसोनिक बनाने की बात कर रहे हैं। हाँ, बनाने अरे की बात एक कर रहे हैं। बड़ी अच्छी कहानी है, आपके दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। जी। 1960s या 70s की बात होगी शायद। सोवियत यूनियन और US अमेरिका दोनों ने शुरू किया था सुपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उस समय शुरू किया था। और जब शुरू करने के लगभग 7-8 साल के बाद अमेरिका को लगा कि बहुत पैसा लग रहा है इसमें और ये अनइकोनॉमिकल हो गया प्रोग्राम, तो उन्होंने प्रोग्राम अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया। ओके। और सोवियत यूनियन चूँकि कम्युनिस्ट कंट्री थी, वहाँ पर बजट उनके पास बहुत ज़्यादा था, वो उन्होंने उसके ऊपर इन्वेस्ट करते रहे, लगे रहे और अल्टीमेटली उन्होंने उसमें सक्सेस हासिल कर ली। तो आज जो है हाइपरसोनिक के क्षेत्र में रूस का मुकाबला कोई नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब वही मुझे हैरानी हुई कि अमेरिका, जिसको हम सब इतने डेवलप नेशन के तौर पर जानते हैं, इसमें कोई शक व शुबा ही नहीं है, और इतनी ज़्यादा उसकी जो सैन्य शक्ति है वो, उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल बनाओ। पेंटागन उनको ये कह रहा है, मैंने सवाल पूछा। आप कह रहे हैं। हाँ, अच्छा सर, तो हमारे पास तो जो बात आपने कही कि साहब जो आपको फ़ायदा पहुँचा दे, जो आपके काम आ जाए, वही आपके लिए बेस्ट है, तो हमारे लिए तो ब्रह्मोस ही है। हमारे लिए ब्रह्मोस गेम चेंजर है, बिल्कुल। और वो ऑपरेशन सिंदूर में तो देख लिया है, हम देख लिया आपने। आपने देखा कि जब ये तो बड़ी 4-5 दिन की लड़ाई थी, 4-5 दिन का, इसको वॉर भी नहीं बोले, कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं, स्क्रिमिश या बोल लीजिए, चलिए वॉर ही बोल लीजिए। 5 दिन की थी। तो 5 दिन की इस लड़ाई में दोनों साइड के जो एयरक्राफ्ट थे वो काफ़ी दूर दूर थे, और इतनी दूर थे कि मतलब जो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस था वो लगभग 300-400 किलोमीटर था एक दूसरे से। तो लॉन्ग डिस्टेंस की लड़ाई थी एक, और दूसरा ड्रोन्स बहुत फायर हुए। ड्रोन्स इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया बहुत गए, हज़ारों की संख्या में गए। और हमारे इंटरेस्टिंग बात क्या हुई कि हमारी एक गन थी L-70 गन और एक Z-23। तो ये हम ना ऑब्सोलीट मान के इनको रिटायर कर रहे थे। अच्छा। ये इनको ख़त्म करो, बेकार, बहुत पुरानी गन। L-70 मतलब करीबन 60 साल पुरानी गन है, 50-60 साल पुरानी गन। हाँ, इस गन को मेरे पिताजी बनाया करते थे गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में। ओके। L-70 गन। तो
इस गन को ऑब्सोलीट कर दिया गया था, बदलने वाले थे। लेकिन अभी ये समझ में आया है कि L-70 गन को हमने जब यूज़ किया ड्रोन्स को गिराने के लिए, तो अब ड्रोन तो बहुत छोटा होता है, $2,000-5,000 $10,000 का ड्रोन है। उसको गिराने के लिए अगर हम मिसाइल उपयोग करेंगे तो ये वॉर तो बहुत अनइकोनॉमिकल हो जाता है, बहुत महंगा। और महंगी मिसाइल, मतलब $3 मिलियन की मिसाइल जाके वो $10,000 के ड्रोन को गिराएगी, तो हमारी इन्वेंट्री भी खत्म हो जाएगी। सही बात। तो हमारी ये जो L-70 गन थी, इसने बहुत बढ़िया काम किया। ये आपने कितनी बड़ी बात बताई। मतलब अभी मैं एकदम रिलेट कर रही हूँ कि वो अमेरिका ईरान वाला जो मामला चल रहा है वहाँ तो यही कहा जा रहा है कि अमेरिका की वो पेट्रियट मिसाइल और वो थार डिफेंस सिस्टम, उस सबको तहस नहस कर दिया उन्होंने ड्रोन उड़ा कर। हाँ। उनको इसीलिए इतनी कॉस्ट पड़ गई। और हमारे यहाँ L-70 वो कारगर हो गई। मतलब वो कहते हैं ना कि जहाँ काम सुई से हो जाए वहाँ तलवार की क्या जरूरत है। और फिर जो मैंने आपको कहा गेम चेंजर, तो ये जब ड्रोन को हमने पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया। तो सर 1 मिनट कॉस्ट बताइए उसकी, मतलब कहाँ, तो मतलब वो L-70 से जो एक ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने में हमें कॉस्ट पड़ रही थी, और वहाँ वो जो पूरा का पूरा पेट्रियट और थार डिफेंस सिस्टम थे उससे वो जो मिसाइल मार के ड्रोन गिरा रहे थे, कंपैरिजन तो कीजिए। नहीं, क्या होता है कि वॉर में ना कॉस्ट कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। एक रफ एस्टिमेट, क्योंकि एक जो ड्रोन है, तो देखिए क्या हो सकता है, ड्रोन अगर वो सिंपल है, क्वाडकॉप्टर है वो, तो क्वाडकॉप्टर की कीमत जो है वो $500 से लेके और 5,000 10,000 तक हो सकती है। ठीक है। और अगर बड़ा ड्रोन है और उसके अंदर इक्विपमेंट लगे हुए हैं, सर्विलेंस कैमरे, तो उनकी शायद ज़्यादा होगी। ठीक है, 25-30-40,000 डॉलर की हो सकती है। और जो ये L-70 गन का जो शेल है, ये तो काफ़ी छोटा शेल होता है। ये इसकी कीमत मेरे ख्याल से 2-4 हज़ार 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। छोटा से शेल, रुपए की बात करूं मैं। और मतलब एक बेसिक ड्रोन जो है वो $500। नहीं, लेकिन एक ड्रोन को गिराने के लिए हो सकता है आपको 10 शेल फायर करने पड़े, हो सकता है 100 शेल फायर करने, हो सकता है 200 शेल फायर करना पड़े। तो आप ना ये नहीं कह सकते कि एक शेल जाएगा और एक ड्रोन को गिरा के लाएगा। वो तो परफेक्ट है, लेकिन उधर वो जो पेट्रियट और थार था, उससे वो जो मिसाइल निकल रही थी, उसके कंपैरिजन में मैं कह रही हूं, वो वहां तो मिसाइलों की कॉस्ट और यहाँ L-70 के फायर की कॉस्ट। ये हाँ, तो अब लेकिन अब क्या होता, अगर हमारे ऊपर जो मिसाइल के ऊपर का जो अटैक हुआ था, देखिए आपको मैंने हथ 2 जो है दिल्ली को निशाना बना के दागी गई थी पाकिस्तान से, और सिरसा के पास उसको MR-SAM मिसाइल ने, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ने गिरा दिया। तो जो गिराया, तो अब जो मिसाइल, वो MR-SAM तो महंगी मिसाइल है, और जो हथ 2 आ रही थी वो भी महंगी थी। तो ये है कि आप जितना महंगा टारगेट होगा उतनी महंगी मिसाइल होगी। बिल्कुल सही बात है। तो ये हुआ था। तो वो तो S-400 हमने देखा कितनी शानदार रही। S-400 देखा आपने, तो S-400 ने भी अपना कमाल किया। S-400 ने, ये उनका रिकॉर्ड है कि करीबन आई थिंक 340-350 किलोमीटर दूर जाके और एयरक्राफ्ट को उन्होंने गिरा दिया। रशियंस ने भी अभी तक नहीं गिराया है जिनकी मिसाइल है, और हम लोगों ने गिरा दिया। हाँ, ये तो है, सारा का सारा हमारे यहाँ ही टेस्ट हो गया, सारा यहीं टेस्ट हो गया। और टेस्ट के साथ साथ मतलब 100 में से 100 नंबरों के साथ टेस्टिंग हुई है ना पूरी। और उसके बाद जब ये सब कुछ लग रहा था कि अब मतलब स्टैंड ऑफ हो गया है, तो फिर हमने कहा कि स्टैंड ऑफ हो रहा है, तो एक काम करते हैं कि अब लेट अस यूज अवर ब्रह्मास्त्र। तो हमने वो ब्रह्मोस मिसाइल फायर करी। अच्छा। तो ब्रह्मोस मिसाइल को आप फायर कर सकते हैं सुखोई 30 से लैंड टू लैंड। तो जब वो फायर करी हैं, तो पाकिस्तान के जितने भी एयर बेसिस थे वो सब ख़त्म हो गए। अच्छा, ख़त्म होने के बाद जो एक न्यूक्लियर थ्रेट होता था ना, पाकिस्तान हमेशा बोलता था मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो हमने कहा कि ठीक है भाई, न्यूक्लियर बॉम्ब फायर कर लो तुम। अब तो न्यूक्लियर बॉम्ब फायर करने की कैपेबिलिटी खत्म हो गई। तो नूर खान जो है वो एयर बेस पर बिल्कुल एंट्री एग्जिट बंद हो गई अंदर जाने की। तो फिर उड़ाओगे क्या आप? तो ये एक जो कहना चाहिए एंड गेम था, वो ब्रह्मोस ने खेल लिया। और उसके बाद ना जो शहबाज शरीफ हैं, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, कि हम तो हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करने वाले थे, मेजर अटैक करने वाले थे, लेकिन हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर ब्रह्मोस से फायर कर दिया, ब्रह्मोस अटैक कर दिया, तो हम जो है वो अब इस काबिल नहीं है कि हम अटैक कर सकें। तो मैं तो लोगों को ये बोलता हूँ कि ब्रह्मोस के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं।
जो भी कहे ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी बताइए, तो उनको ये स्टेटमेंट जो है या जब वो बोल रहे हैं तो वो दिखा दो ये वीडियो, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ भाई। मुझे ये लगता है बहुत कि बढ़िया मई मिशन। के महीने में ऑपरेशन सिंदूर जब हम उसकी पहली एनिवर्सरी मनाएंगे अपनी विजय की, हाँ। तो पाकिस्तान के लिए तो बड़ा मातम वाला महीना मई रहने वाला है। हाँ। मतलब ऑपरेशन सिंदूर में हमारा ब्रह्मोस हो, हमारा S-400 हो, सारी हमारी आकाश मिसाइल हो, हाँ। आकाश तीर जो एक सिस्टम था, हाँ। फिर हमारा जो इंडियन एयरफोर्स का ना उसको बोलते हैं एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, उसने काम किया। मतलब सारे रिसोर्सेज को हमने इंटीग्रेट करके रख लिया था। फिर उसके बाद हमारा D4 सिस्टम जो है, D4 जो मतलब लेज़र सिस्टम है, लेज़र से हम ड्रोन को गिरा सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, वो सिस्टम है। फिर हमारी ना एक नेत्रा अवेक्स है जो DRDO ने डेवलप करी है, तो नेत्रा जो अवेक्स सिस्टम था उसने काम किया। तो इस बार ना एक बात बहुत अच्छी हुई। वैसे मैं ये मानता हूँ कि युद्ध अच्छा नहीं होता, ठीक है। देखिए हमको तो डॉक्टर कलाम साहब ने एक चीज़ सिखाई है, वो कहते थे कि मिसाइल्स आर द वेपन्स ऑफ पीस। मतलब Weapons of मिसाइल, peace? हाँ, उनका कहना था कि मिसाइल से आप शांति को बनाकर रख सकते हैं। कारण एक है, भय बिन होई न प्रीत। ये तो मतलब मिसाइल से आप शांति बना के रख सकते हैं। तो वो इसलिए कहा करते थे कि अगर आपके पास अच्छी अच्छी मिसाइल हैं और दुश्मन को मालूम है कि ये हमको ख़त्म कर देंगे, तो वो लड़ाई शुरू नहीं करेंगे। उनका ये कहना होता था। तो वही बात, वही भय बिन होए न प्रीत। भय बिन होए न प्रीत, ये थी। तो जो हमने ये जो पूरा अपना इंडियन जो सिस्टम बना के रखा था, तो हमारी क्या होता था हमेशा मतलब भारत में ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुरू हुई है 1950 के बाद ही, तो एक कॉन्फिडेंस मिसिंग था इस लड़ाई में, जहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा इंडिजिनस इक्विपमेंट, हमारे देश में बने हुए देसी इक्विपमेंट इस्तेमाल करे। तो अब हमारी आर्म फोर्सेस को बहुत कॉन्फिडेंस हो गया। अच्छा, और उन्हें इक्विपमेंट ने काम किया, डिलीवर किया परफॉर्मेंस ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर में। तो उसके बाद से हमारी आर्म फोर्सेस को ये आत्मविश्वास हो गया है कि DRDO के द्वारा डिज़ाइन या भारत की कंपनीज़ के द्वारा जो प्रोडक्शन में लाए गए जो इक्विपमेंट हैं बढ़िया काम करते हैं, और इनको अब जो आत्मनिर्भर भारत है ना, तो इंडिजिनाइजेशन, तो उसको फोकस करो और उसको बढ़ाओ। तो क्या इससे पहले थोड़ा सा मामला डावाडोल रहता था क्या? हम थोड़ी सा एक ट्रेस ऑफ इनकॉन्फिडेंस। कैसे? मतलब कोई किस्सा याद हो तो? विश्वास नहीं होता था। हाँ, क्या मतलब? नहीं, उनको लगता था कि ये बहुत ज़्यादा मतलब टेस्ट होते थे, बहुत ज़्यादा टेस्ट करते थे कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि उनको लगता था कि शायद अमेरिकन इक्विपमेंट या रशियन इक्विपमेंट, फ्रेंच, ये इजरायली, ये हमसे बहुत अच्छे होते हैं। तो मतलब आप बनाकर दे देते हैं सेना को और फिर डिफेंस वाले इसकी टेस्टिंग करते हैं? नहीं, हम क्या देखिए, इसमें जो इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो ये होता है कि DRDO डिज़ाइन करता है। ठीक है। जब हम डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं और रियलाइज़ करते हैं प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, तो DRDO के वैज्ञानिक और आर्म फोर्सेस के भी रिप्रेजेंटेटिव उसमें शामिल होते हैं। ओके। इसी बीच में टेस्टिंग भी हो जाती है। उसके बाद हम इसको प्रोडक्शन के लिए देते हैं। तो प्रोडक्शन के लिए पहले तो हम सिर्फ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे बेल, BDL, HAL या BEML इनको दिया करते थे। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि प्राइवेट क्षेत्र को भी दे सकते हो आप, तो हम प्राइवेट क्षेत्र को भी देते हैं। और उनको देने के बाद फिर प्रोडक्शन होता है और उनको ऑर्डर मिलता है आर्म फोर्सेस से, और फिर डिलीवरी जो है वहाँ से उनको होती है। तो जब ये जो टेस्टिंग फेज होता था, इसमें थोड़ा विश्वास नहीं होता था कि ये इतना अच्छा काम करेगा, तो उनको हमेशा डाउट रहता था। तो हमेशा वो गोल पोस्ट चेंज करते थे कि चलो भाई, अच्छा इतना कर लिया, चलो थोड़ा और करके बताओ, अब थोड़ा और करके बताओ। तो फिर प्रोडक्शन हो नहीं पाता था, डिलीवरी नहीं हो पाती थी, सिस्टम इंडक्ट नहीं हो पाता था आर्म फोर्सेस में। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बात थोड़ी सी ख़त्म हो गई है। जो विश्वास था, जो भारतीय सेनाओं का और DRDO का आपस में जो एक लगाव है, वो और मजबूत हो गया, और मजबूत हो गया है। तो ये अच्छी बात हुई। ये तो वाकई में आपने बड़ा एक पॉजिटिव बात बताई है। और इसके बाद अब क्या मतलब डिमांड भी उस रूप में बढ़ी है, बदली है, आपसे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ी हैं, कुछ और ऐसे इनोवेटिव वेपन्स जिसकी आपसे मांग की जा रही है? देखिए, टेक्नोलॉजी में तो एवोल्यूशन हमेशा होता रहा है। अगर आज हम कुछ पहले जैसे हम 303 राइफ़ल यूज़ करते थे, उसके बाद हम इंसास बनाया, इंसास के बाद अब AK-203 उपयोग में ला रहे हैं। मतलब बढ़ता जाएगा, डिमांड बढ़ती जाती है लोगों की, चैलेंज भी बढ़ते जाते हैं। तो R&D
तो हमेशा रहेगा ही, उसकी ज़रूरत पड़ेगी ही आपको। और उसके बाद क्या होता है कि आपने यूक्रेन और रशियन कॉन्फ्लिक्ट देखा, उसके बाद अभी इज़राइल यूएस वर्सेस ईरान ये भी देखा। तो हमारी आर्म फोर्सेस भी इनको देख रही हैं, स्टडी कर रही हैं, थिंक टैंक्स हैं वो उसके ऊपर देख के पेपर लिख रहे हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान बना रहे हैं अकॉर्डिंगली। तो सिर्फ हम नहीं बना रहे हैं, हमारे सारे दुश्मन भी बना रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। तो अब हमको उसके अनुसार अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, उसके अनुसार हमको कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाने होंगे अपने सिस्टम्स में। तो उनके ऊपर तो काम चलता ही रहेगा। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में ये होगा कि आपको हाईली एक्यूरेट ड्रोन्स जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया गया है, एक, फिर साइबर वॉरफेयर, और तीसरा है स्पेस, फिर चौथा है अंडर वाटर, मतलब पानी के अंदर। तो चूँकि आप देखिए भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो अंडर वाटर, तो इन टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। और जहाँ तक मिसाइल की बात होती है वो तो है ही। तो हमारे जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ गए हैं, चैलेंजेस बढ़ गए हैं, और आर्म फोर्सेस का जो थिंकिंग स्पान है वो भी बढ़ गया है। तो और टेक्नोलॉजी तो इवॉल्व हो ही रही है, तो चलता रहेगा। हाई पावर माइक्रोवेव आ गए हैं, हाई पावर लेज़र सिस्टम्स आ गए हैं। तो आपने देखा होगा ना पिक्चर्स में वो दिखाते हैं लेज़र गन लेके गिरा देते हैं दूसरे को, तो वो भी आ गए हैं। और वो हमने DRDO ने बना के प्रोडक्शन के लिए भी दे दिया है, प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए। अच्छा। DRDO ने डिज़ाइन करके दे दिया प्राइवेट कंपनीज को कि अब आप बनाइए और यूज़र को दीजिए। तो 30 किलोवाट, मतलब काफ़ी 5-7 किलोमीटर दूर तक के जो ड्रोन है उनको इससे भी गिराया जा सकता है, लेज़र गन से। लेज़र गन से, हाँ। अच्छा। तो वो सब चलता रहेगा। और इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी तो हर देश की ज़रूरत रही है, और हमारी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि हम दुनिया के जिस जियोग्राफिकल लोकेशन पर हैं, तो हमारे चारों ओर इंस्टेबिलिटी है। हमारे पड़ोसी बड़े ही चाहने वाले किस्म के हमारे बैठे हुए हैं, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है। बिल्कुल इंस्टेबिलिटी है, हाँ, मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी है, सही, सब और इंस्टेबिलिटी है। तो थोड़ा एक आइसोलेशन बढ़ गया है इन वॉर्स के कारण। आइसोलेशन बढ़ने के कारण अब आपको अपने खुद ही की टेक्नोलॉजी, जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सर आइसोलेशन की आपने बात की, तो शायद आइसोलेटेड तो हम उस वक्त भी थे जब ये मिसाइल प्रोग्राम शुरू हुआ। हाँ, तब तो हम बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड थे। उसके बाद जब ब्रह्मोस शुरू हुआ तब भी कुछ इसी तरीके की स्थिति थी। हाँ। ब्रह्मोस को लेकर मेरा सवाल आपसे ये है कि हम ऑलरेडी इतनी मिसाइल्स बना रहे थे, फिर ये रशिया के साथ मिलकर ब्रह्मोस बनाने की ये हमें ज़रूरत क्यों है? रशिया ने क्यों हमें इतना सपोर्ट किया? क्योंकि रशिया के पास भी शायद ये ब्रह्मोस मिसाइल थी नहीं, और जो मिसाइल उस समय रशिया के पास थी ये उससे और एडवांस्ड मिसाइल है ब्रह्मोस। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ। इसकी थोड़ी सी लंबी हिस्ट्री है। तो आपको याद है 1990s में सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया था, डिसोल्यूट हो गया था, और रशिया बन गया था, रशियन फेडरेशन। और 90s में भारत की भी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी। हमने जो गोल्ड था वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में ले जाकर लोन लिया था। हाँ, तो हम दोनों के पास पैसे नहीं थे। अच्छा, रशिया की तो ये फिनेंशियल प्रॉब्लम थी कि उनके पास पैसे नहीं है, तो न्यू इक्विपमेंट डेवलप कैसे करें। अच्छा, और हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम था कि अब उसके पहले ना ये जो गल्फ वॉर हुआ था, इराक वर्सेस US, तो उसमें हमने देखा था कि जो सबसोनिक मिसाइल है टोमाहॉक, ये काफ़ी यूज़ हुई थी, मतलब हज़ारों की संख्या में यूज़ हुई थी, और इराक काफ़ी मजबूत देश हुआ करता था उन दिनों। तबाह हो गया था, तबाह हो गया उसके बाद। तो ये टोमाहॉक ने तबाह किया। तो हमने कहा कि हमारे पास तो है ही नहीं, ना तो सबसोनिक है ना सुपरसोनिक है, तो सुपरसोनिक काम करते हैं। उस बीच में क्या हुआ, डॉक्टर अब्दुल कलाम गए थे रशिया। रशिया में सिगरेट ब्रेक बहुत होते हैं मीटिंग्स में। अच्छा। तो एक सिगरेट ब्रेक में ना तो डॉक्टर अब्दुल कलाम सिगरेट पीते थे, ना उनके जो काउंटर पार्ट थे डॉक्टर येफ्रोमोव, वो सिगरेट पीते थे। अच्छा। तो दोनों कमरे में रुक गए। तो अब कुछ तो बात करनी है, 2 साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, तो उन्होंने बात करनी शुरू की कि भाई मिसाइल के ऊपर क्या काम हो रहा है। तो फिर डॉक्टर येफ्रोमोव ने उनको बोला कि हम ना एक सुपरसोनिक इंजन डेवलप कर रहे थे, उस इंजन को हमने काफ़ी डेवलप किया, लेकिन अब हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो आधा बना पड़ा हुआ है। कलाम साहब को दिखाया उन्होंने, आधा बना पड़ा हुआ। तो कलाम साहब ने कहा एक काम करते हैं, हमने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर काफ़ी काम किया हुआ है। अच्छा। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल
नाग में हमने डेवलप की हुई हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम उन टेक्नोलॉजीज़ को जो उन मिसाइल्स में गई हैं उनको लेकर उनको थोड़ा चेंज करके मॉडिफाई करके इसके लिए अडॉप्ट करेंगे और एक मिसाइल बनाते हैं और उसमें आपका इंजन ले लेंगे। तो भारत ने लोन लिया हुआ था रूस से, जो हमको पैसा रिटर्न करना था, क्लोज टू $1 बिलियन दैट टाइम। तो जो पैसा रिटर्न करना था, तो अब हमारे जो वैज्ञानिक सिर्फ वैज्ञानिक नहीं होते, वो लोग काफ़ी मतलब इधर उधर सोचते हैं कि कैसे मैनिपुलेट किया जाए इसको। मैं बोलूं हिंदी में एक शब्द इसके लिए, क्या पता नहीं आप इसको सही मानेंगे या नहीं, जुगाड़ में तो बोल सकता हूँ, तिकड़मबाजी की जाए। हाँ, कैसे तिकड़मबाजी की जाए। तो उन्होंने कहा ये पैसा पड़ा हुआ है, मतलब अखबारों में पढ़ा कि इतना पैसा रशिया के पास पड़ा हुआ है। तो हमने कहा एक काम करते हैं, ना तो भारत देने की स्थिति में था और ना वो लोग लेने की स्थिति में थे। तो हमने कहा एक काम करते हैं, इसमें से $250 मिलियन आप ना मतलब एक कंपनी बनाते हैं, उसमें से 125 आप दे दो, 125 हम दे देते हैं। आपको फिजिकली कुछ भी नहीं देना है, पेपर में देना है। तो मनी ट्रांसफ़र हो गई $125 ब्रह्मोस एरोस्पेस के नाम से यहाँ पर। अब लंबी कहानी, 8-10 साल लगे हम लोगों को आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करने में, और ये मनी ट्रांसफ़र हो गई। इंडिया में कंपनी बनी ब्रह्मोस एरोस्पेस जॉइंट वेंचर कंपनी। मतलब मनी ट्रांसफ़र, पैसा कुछ आया नहीं, वो जो हमें को देना था उनको। हाँ, वो डेट वाला था मामला, वही सेटल कर लिया हमने, कन्वर्टेड टू कैपिटल। सही है। तो डेट कन्वर्ट हो गया कैपिटल में। ठीक है। अब $250 मिलियन, वो भी ना सरकार ने कहा कि हम ट्रेंच में देंगे तुमको, एकदम नहीं, खर्च तुमको एक दिन में करना नहीं है, जैसे जैसे खर्च करोगे देते जाएंगे तुमको। तो देते गए, और हम यहाँ पर फिर हमने क्या किया, जो भी पैसा होता था तो उसको इसी प्रोपोर्शन में, मतलब 49.5% गोज टू रशिया, 50.5 टू इंडिया। तो हमने कहा कि ये ना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं था, क्योंकि तो मिसाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हाँ, वही तो, ये तो फिर नहीं करती तो उन्होंने अपना सिस्टम कुछ डेवलप किया, मतलब उन्होंने प्रोपल्शन सिस्टम और सीकर डेवलप किया। हमने यहाँ पर इंडिया के अंदर बाकी जो बचता था मिसाइल का वो डेवलप किया, और उसके बाद फिर उसको इंटीग्रेट करके, अच्छा यहाँ मैं आपको बताऊँ, ये पूरा का पूरा काम DRDO ने किया। अच्छा, हाँ, DRDO, चूँकि ब्रह्मोस जो है वो DRDO की ही कंपनी है। ब्रह्मोस एरोस्पेस मतलब है भारत सरकार की, लेकिन थ्रू DRDO जो है वो भारत सरकार इसको ओन करती है। तो और ऐसी रशियन जो है NPOM के थ्रू ओन करते हैं इसको 49.5%। तो फिर उसके बाद ये मिसाइल बनी। तो ये हमने एक इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट साइन किया था 98 में, और 2001 में हमने फर्स्ट फ्लाइट कर लिया 3 साल के अंदर। कारण ये था कि काफ़ी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर चुके थे, तो उसको 3 साल के अंदर बनाने में ज़्यादा मुश्किल हुई नहीं। 2001 में ब्रह्मोस बनकर फर्स्ट फ्लाइट तैयार चला दिया। फर्स्ट फ्लाइट हुई। फर्स्ट फ्लाइट मतलब दाग दिया। हाँ, दागी। हाँ। और उसको बाकायदा आर्म फोर्सेस ने देखा। अच्छा। और उसके बाद तो सिर्फ हमारी आर्म फोर्सेस थी या रशिया वाले भी आए थे सब? हाँ, वो लोग, ये हम लोग तो बिल्कुल भाई बन के काम करते हैं एक दूसरे से। हाँ। वो जो एक होता है ना मैसर्स, तो हमने सिर्फ मैसर्स वर्ड नहीं लगाया, मैसर्स का मतलब ब्रदर होता है। हाँ, तो वो मैसर्स नहीं लगाया था, अथवा जो मैसर्स ब्रह्मोस एरोस्पेस, तो दोनों भाई, और इन्होंने मिलके बनाई। कहते हैं ना ब्रदर्स इन यूनिफॉर्म, ब्रदर्स इन बूट्स। आप लोग ब्रदर्स इन माइंड थे। ब्रदर्स इन ब्रेन्स बोलिए ना सर, बी से भी मिलाइए। अच्छा, चलिए बी से भी, तो ब्रदर्स इन ब्रेन। तो ये हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर हमने, इंडियन नेवी ने हमको कहा कि हमारे राजपूत से फायर करके दिखाओ। इंडियन नेवल शिप राजपूत। अच्छा। तो राजपूत से फिर फायर हुआ। राजपूत से जब फायर हुआ तो उन्होंने देखा परफॉर्मेंस देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये तो हम राजपूत में और भी लगा दो। अच्छा। और फिर उन्होंने 3 शिप भी दे दी कि इन 3 शिप्स में आप फिट कर दो। ओके। और फिर तो मतलब हम लोगों के तब ऐश हो गए, क्योंकि ब्रह्मोस को इंडियन नेवी ने एक्सेप्ट कर लिया था। और तो सबसे पहले मतलब सेना के तीनों अंगों में से इंडियन नेवी ने अडॉप्ट किया। हाँ, इंडियन नेवी टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस्ड आर्म फोर्सेस हैं, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। इनको जब देखा तो आर्मी ने कहा कि अब हम भी लेंगे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हमारा पर्पस अलग है, मतलब ऑब्जेक्टिव अलग है, और लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म भी उनका लैंड हो गया। मतलब आपको लॉन्चर से करनी पड़ेगी, ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से करनी पड़ेगी, और वहाँ पर तो हम शिप से करते थे। सही। तो फिर हमने यहाँ पर उनके लिए लॉन्चर डेवलप किया, उसमें भी लगभग 3-4 साल लगे डेवलप करने में। और एयरफोर्स, आर्मी, उसके बाद एयरफोर्स ने देखा, उन्होंने कहा कि अब हमारे लिए आप बनाओ। उनका कहना था, देखिए क्या हुआ इस बीच में ना, वॉर फील्ड भी इवॉल्व हो रहा था। तो उस समय तक जो है आपको इतना ज़्यादा मतलब एयर लॉन्च, एयर स्पेस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं थी। तो जब मालूम हो गया कि भाई अब तो 400-500 किलोमीटर दूर आपको लॉन्च करना पड़ेगा, तो ये ना कमी हमारी, जब हमने आपको याद है एक बार जब हमारी पार्लियामेंट में अटैक हुआ था जी, तब
हमको ये कमी महसूस हुई कि हमारे पास लॉन्ग रेंज वेपन्स नहीं है। ओके। तो जब लॉन्ग रेंज वेपन्स नहीं है तब इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि हमको भी बना के दो, हम सुखोई 30 से फायर करेंगे, क्योंकि सुखोई 30 रशियन प्लेटफॉर्म है। हाँ, वही मैं कह रही, सुखोई 30 अगेन रशियन प्लेटफॉर्म। और उनका जो सॉफ्टवेयर है ना, उसका जो सोर्स कोड है, उसका जो जितना भी सॉफ्टवेयर है वो इंडिया में हमको मालूम है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है उसको इंटीग्रेट करना। तो फिर हमने उसको उसके साथ इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद बड़ी लंबी प्रोसेस थी। एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करना पड़ा। तो रशियंस उसको लगभग 200 या 300 मिलियन डॉलर मांग रहे थे मॉडिफाई के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। तो हमने उसको HAL ने $90 मिलियन में कर दिया। अच्छा। 90 करोड़ में, नॉट मिलियन डॉलर, 90 करोड़ रुपीस में कर दिया। अच्छा, गजब कॉस्ट कटिंग, गजब कॉस्ट। हाँ। अच्छा, और देखिए एक बात और है। क्या होता है कि HAL भारत सरकार की कंपनी है। HAL में जो भी उस समय CEO एंड MD थे, चीफ, वो थे डॉक्टर त्यागी। तो डॉक्टर त्यागी वो भी भारतीय थे, राष्ट्रवादी, हार्डकोर। तो फिर और यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर सितानु पिल्ले, मैं, ये था। तो हम लोगों ने उनको मतलब थोड़ा सा एक इमोशनल एंगल पर भी लेके आए। अच्छा। कि भाई आप तो भारत के लिए ही काम कर रहे हैं ना, विदेशों के लिए तो नहीं कर रहे हैं। जब विदेशों से ऑर्डर मिलेगा तब आप उनसे पैसे ले लीजिएगा, प्रॉफिट। अभी तो हमको इतने में करके दीजिए, पैसे हमारे पास है नहीं इतने। तो फिर मिसाइल का साइज़ भी कम किया, फिर एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई किया, फिर लॉन्चर भी उतना बड़ा अवेलेबल नहीं था। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्चर है जो हमने बनाया था, DRDO ने बनाया। हाँ, DRDO ने लॉन्चर बना के फिर एयरक्राफ्ट से इंटीग्रेट किया। उसके बाद फिर हमने इसकी टेस्टिंग करी। अच्छा, टेस्टिंग भी करी तो टेस्टिंग एक होता है ड्रॉप टेस्ट करना। ड्रॉप टेस्ट को हमने पहले CFD, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, और विंड टनल के अंदर टेस्ट करके देखा। तो ये तीनों चीज़ें मिल रही थी, तो एयरफोर्स को बहुत कॉन्फिडेंस आया। देखिए, सुखोई 30 400-500 करोड़ का हवाई जहाज़ है। अगर मतलब मैं उसकी सिर्फ बाइंग की बात करूँ, उस समय जो नया खरीदेंगे तो शायद और महंगा पड़ेगा। तो 400-500 करोड़ का था उस समय। अगर उसमें कुछ भी हो जाएगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मतलब फिर एयरफोर्स की और ब्रह्मोस दोनों की हुई। तो काफ़ी केयरफुल थे। तो उन्होंने फिर उसके बाद उसमें जब देखा कि सही ड्रॉप टेस्ट हुआ है तो उन्होंने कहा इससे फायर कर लो। अच्छा, हमने ना ब्रह्मोस में एक हमने उसको फिलॉसफी बना के रखा हुआ है कि जो भी करना है, जितना भी समय लग रहा है ले लो, लेकिन फर्स्ट फ्लाइट हैज़ टू बी ए सक्सेसफुल फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट हैज़ टू बी सक्सेसफुल। ये सिर्फ ब्रह्मोस के लिए है या ओवरऑल DRDO का एक तरीके से आप कह सकते हैं मोटो है? ये मैं कहूँगा ये ब्रह्मोस का मोटो है। ब्रह्मोस का ही मोटो। ब्रह्मोस का मोटो है। अच्छा। तो फर्स्ट फ्लाइट जो है इज अ लास्ट फ्लाइट, इज अ फर्स्ट डेवलपमेंट फ्लाइट बोल लीजिए, डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट बोल लीजिए, डेमो कुछ भी बोलना है बोल लीजिए, इट हैज टू बी सक्सेसफुल। और फर्स्ट फ्लाइट जो सक्सेसफुल होगी उसके बाद हम सीधे उनको डिलीवरी शुरू कर देते हैं कि लो भाई लेना शुरू करो, डिलीवरी लो। तो इतना ज़्यादा जो हम रिलायबिलिटी है और सर्टिफिकेशन है तो उस पर इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये हुआ। फिर उसके बाद सुखोई 30 में लग गई। सुखोई 30 की जो रेंज थी वो 300 किलोमीटर थी ब्रह्मोस की। सुखोई 30 की खुद की रेंज है 3400 किलोमीटर, यानी कि आप 2100 किलोमीटर तक के टारगेट को एंगेज कर सकते हैं। सही। एक बार रिफ्यूल करिए एयरक्राफ्ट को हवा में, आप 4000 के ऊपर चले जाएंगे, और आने जाने दोनों में रिफ्यूल करिए तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 5000 से ऊपर जाएंगे आप। तो जब क्वाड में US ने कहा था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडो पैसिफिक ओशन की है, तो वो बात कर रहे थे, वो पैसिफिक और प्रशांत महासागर की बात कर रहे थे कि मतलब आपके पास तो सुखोई 30 है तो वहाँ तक जा सकते हो आप, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। तो अब सुखोई 30 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड पैसिफिक ओशन। ओके। तो ये जो कैपेबिलिटी है ये ब्रह्मोस ने उनको प्रोवाइड करी। ये वेरी प्राउड थिंग। वेरी नाइस, एक्चुअली बहुत ही गौरवान्वित करने वाला और इतनी इंटरेस्टिंग ये पूरी स्टोरी है। एक बात बताइए मुझे, ये हमने पूरा रूस के साथ तिकड़मबाजी लगाकर जो ये आप लोग ब्रह्मोस बनाने का काम शुरू कर लिया, तो उन्हें भी कुछ दी मिसाइल या सारी हमारे ही आए? नहीं, अब इस प्रश्न का उत्तर मैं रूसियों को देने के लिए छोड़ता हूँ,
क्योंकि उनके पास ये मामला जो मिसाइल वो गोपनीय है क्या? याखंत है, याखंत मिसाइल बोलते ये हैं मामला गोपनीय है क्या? नहीं, मैं गोपनीय नहीं बोलूँगा, ये उनको आंसर करने दीजिए कि ये गोपनीय है या नहीं है, वो लोग बोलेंगे। ठीक है। तो किसी दिन आपको किसी रशियन को बुलाना पड़ेगा पॉडकास्ट के लिए, तो वो बताएगा। हम लोग को रशियन समझ में नहीं आती, आप हिंदी में बता दीजिए। नहीं, ये मिसाइल बनाई गई है दोनों देशों के उपयोग के लिए। हाँ। तो वो लोग भी अपना इसमें से कुछ उपयोग करते हैं, हम भी कुछ उपयोग करते हैं। तो वो प्रोडक्शन में जानना चाह रहे थे, हमारे यहाँ से प्रोडक्शन होकर वहाँ जाता है या अब वहाँ पर उनका अपना प्रोडक्शन सेटअप है और वो अलग नाम से यही इसी टाइप का मिसाइल वहाँ बना रहे हैं? ये थोड़ा सा मतलब कंट्रोवर्शियल आंसर हो जाएगा। ओके। तो इसको हम पास कर देते हैं। पॉडकास्ट में भी पास? पॉडकास्ट में पास का कोई नियम नहीं होता है, ये तो अनफिल्टर्ड टाइप मामला ये है। तो मैं कह दूंगा कि मुझे पता नहीं है। मुझे इस बारे में मैं अज्ञानी हूँ। अच्छा, मुझे बताइए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मोस, हम सुखोई से चलाने की बात कर रहे हैं, जो उसका एक तरीके से एयर के लिए जो हमने प्लेटफॉर्म चुना। इसके अलावा अपने आप ब्रह्मोस जो हो गया वो रशिया के साथ मिलकर, साथ ही S-400, मतलब ये सब जो हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं भारत की डिपेंडेंसी एक नज़र आती है। तो वो हम मकाम कब हासिल करेंगे जब सही में आत्मनिर्भर, वो जिस तरीके से आप लोगों ने बिल्कुल वो त्रिशूल और अग्नि और पृथ्वी बनाई है ना, उस तरीके की आत्मनिर्भरता कब आएगी? हाँ, आप बात कर रही हैं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात कर रही हैं। आप 4th 5th बोल लीजिए, फिर आप बात कर रही हैं S-400 के इक्विवेलेंट सिस्टम की। तो ये आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा भी होगा कि भारत ने एक प्रोग्राम एमका प्रोग्राम अभी शुरू किया हुआ है। ओके। तो एमका जो है वो ये 4th प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा और ये एयरक्राफ्ट जो है वो मास प्रोड्यूस्ड होगा और भारत में ही बनेगा। फिर उसके बाद 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की भी बात की है। DRDO के जो चीफ हैं डॉक्टर समीर कामत, तो उन्होंने कहा है कि हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी बना सकते हैं, हमको इसका इंजन भी बना देंगे, आप हमको 5 साल दीजिए और आई थिंक 2 या 3 बिलियन डॉलर दीजिए, तो हम ये बना देंगे। और जहाँ तक बात है S-400 की, तो हम लॉन्ग रेंज, आपने एक प्रोग्राम सुना होगा कुशा, तो ये कुशा प्रोग्राम जो है वो लगभग उसी तरीके का प्रोग्राम है। थोड़ा सा बताइए। कुशा जो है वो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस प्रोग्राम है। ओके। तो ये लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस यानी कि लगभग इक्विवेलेंट टू S-400। इक्विवेलेंट टू S-400। ओके। आर रादर बेटर देन S-400। अच्छा। हाँ, तो ये प्रोग्राम है, तो ये DRDO डेवलप कर रहा है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। सर, समय तो लगेगा, लेकिन अब वो एयरक्राफ्ट इंजन की अगर बात की जाए, मतलब अभी तक वो तो बना नहीं पाए हम, वो कब से हम बनाने का सोच रहे हैं। नहीं, देखिए आपको मैं बताऊं, जब हमने कावेरी इंजन बनाना शुरू किया, तो उस समय सिर्फ दुनिया में 2 देश बनाते थे, रशिया और US, अमेरिका और रूस, ये 2 ही बनाया करते थे। आज इसमें चीन भी जुड़ गया है और जो इंजन की टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी मुश्किल है और काफ़ी पैसा खर्च होता है, काफ़ी समय भी लगता है। तो हमने जब शुरू किया था और इस प्रोग्राम को जब बंद कर दिया, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने बंद कर दिया, क्योंकि उस इंजन को जो हमने डेवलप किया है अभी हम उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि मैंने मीडिया में ही पढ़ा हुआ है कि हम उस इंजन को यूज़ करके और एक UAV बना रहे हैं, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एयर व्हीकल, वो बना रहे हैं, आर्म्ड, मतलब बड़ा वाला, वो मतलब बना रहे हैं, एक तरीके से ड्रोन, बड़ा वाला ड्रोन वो बना रहे हैं। और चूँकि बहुत बड़ा इंजन है और उससे हम शिप को भी propulsion सिस्टम बना सकते हैं, तो शिप के ऊपर भी बात काम चल रहा है, तो नेवल एप्लीकेशन के लिए। तो ये 2। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने लगभग 25-30 साल काम किया और 30 साल काम करने के बाद बीच में गोल पोस्ट भी चेंज होते गए कि पहले इतने किलो न्यूटन का चाहिए था, फिर उसके बाद और भी वो बढ़ गया, फिर और भी बढ़ता गया। तो जब आप कोई टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, तो बार बार गोल पोस्ट चेंज करने से फिर मतलब आपको फिर से शुरू करना पड़ता है काम। ये तो हमने क्या वो ड्रॉप ही कर दिया आइडिया? नहीं, ड्रॉप नहीं किया, मैंने आपको बताया ना कि हम उसको आर्म्ड UAV के लिए और घातक के लिए और नेवल एप्लीकेशन शिप्स के लिए उसको यूज़ करेंगे, कर रहे हैं बल्कि। और जहाँ तक बात है नए इंजन की, तो DRDO के जो चेयरमैन डॉक्टर समीर कामत, तो उन्होंने डिक्लेयर किया है कि आप हमको 2-3 बिलियन डॉलर दे दीजिए, 5 साल दे दीजिए और एक फ्रीडम दे दीजिए, मतलब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे दीजिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं बोल रहे हैं, ऑटोनॉमी दे दीजिए। अच्छा। हाँ, तो ऑटोनॉमी देने से क्या होता है कि थोड़ा सा काम जल्दी हो जाता है। जिस चीज़ को करने में आपको
देखिए 2-3 बिलियन डॉलर बोल रहे हैं जब वो तो इंजन डेवलप होगा, लेकिन वो जो इंजन होगा वो आपका खुद का इंजन होगा और बेसिक इंजन होगा। तो उस इंजन से आप 7th जनरेशन भी बना पाएंगे, 8th जनरेशन भी बना पाएंगे, ये बेसिक इंजन हो जाता है। वैसे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो गया आपकी बात में? क्या? जब आप मुझे मिसाइल के बारे में बता रहे थे जहाँ से हिंदुस्तान ने शुरू किया, तो आपने ये बताया कि जो सरकार है वो पूरी तरीके से सपोर्टिव, किसी तरीके का कोई कंस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रेंट नहीं, हर तरीके की सपोर्ट। और अब इस वक्त जब हम एयरक्राफ्ट इंजन की बात कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि साहब कामत साहब जो हैं उनको कहना पड़ रहा है कि हमको इतना पैसा और फाइनेंशियल क्या ऑटोनॉमी। और नहीं देखिए हाँ, क्या होता तो है, ये मांगना क्यों पड़ रहा है सरकार से? नहीं मैं आपको बताता हूँ, उसका एक रीज़न है। देखिए पहले के प्रोग्राम्स में कम पैसे होते थे। ये प्रोग्राम पहले तो हम गरीब भी इतने थे। हाँ, गरीब मतलब भी उस इतने लिहाज थे। से, उस समय के लिहाज से तो वो पैसा बहुत होता था। हाँ, लेकिन आज जो है 2-3 बिलियन डॉलर, मतलब आप समझ लीजिए 25-30 हज़ार करोड़, बहुत पैसा होता है। और ये एक कहना चाहिए एक कमिटमेंट भी हो जाता है। देखिए भारत, हमने राफेल को भी कमिटमेंट किया हुआ है, फिर अभी हम सुखोई 57 को भी सोच रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर हम तो कई प्रकार के जहाज हो जाएंगे, 3-4 प्रकार के, तेजस भी चल रहा है, एमका की भी बात हो रही है। तो सोचना तो पड़ेगा, एक लॉजिकल थिंकिंग। ओके, उस लिहाज से, उस लिहाज से हाँ, पैसे की कमी नहीं है। देखिए 1990 का या 2000 का जब हमने प्रोग्राम को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया, वो और 2026 का भारत अलग है बिल्कुल। क्या फ़र्क है? प्रोस्पेरिटी में, हाँ, प्रोस्पेरिटी में फ़र्क है, पैसे में फ़र्क है। पहले पैसे कम हुआ करते थे, अब भारत के पास पैसे हैं। और एक कहना चाहिए साइंटिस्ट भी बहुत सारे हैं। हमारी जो एक वैज्ञानिक क्षमता है, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी है, वो भी अब बहुत ज़्यादा है। हम काफ़ी कुछ बना सकते हैं अपने देश में। तो अंतर पड़ा है ना पिछले 25-30 सालों में। तो इस कारण मैं कह रहा हूँ कि अब हम मतलब सक्षम हैं और हम बना सकते हैं। लेकिन सोचना ही पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, राफेल चाहिए या एम का चाहिए या एम का प्लस चाहिए। तो ये ज़रूर सोचना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ऑप्शंस हैं, आपको खुद फैसला करना है, खुद चूज करना है। सामरिक रूप से सोचना पड़ेगा आपको। सामरिक रूप से सोचना पड़ेगा। और जो आप बनना चाहते हैं, हाँ। आत्मनिर्भरता की ओर अगर आपको बढ़ना है तो फिर उस दिशा में, उस लिहाज से आपको अपने टारगेट्स जो हैं उसको अचीव करना होगा ना। जी हाँ, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि मतलब सरकार जो मैं उसको कहूँगा, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हाँ। जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, उसका हमेशा समर्थन रहा है कि हमको आत्मनिर्भर होना है। क्योंकि देखिए रक्षा के क्षेत्र में अगर आपने आत्मनिर्भरता नहीं हासिल की है तो एक ये बहुत बड़ा गैप हो जाता है। और मतलब ये तो देश के अस्तित्व का सवाल हो जाता है। सही बात है। तो हर राजनीतिज्ञ चाहता है कि देश मजबूत हो, तभी आप उसको लीड कर सकते हैं। कमजोर देश को तो कौन लीड करना चाहेगा? सब चाहते हैं मजबूत देश को लीड करें। अच्छा, तो सुधीर सर, आपने मतलब वो 80 का दशक था जब आपकी एंट्री हुई इस फील्ड में, और अब हम 2026 में हैं। आज की तारीख में भी आप DRDO में ऑनररी चेयर के पद पर हैं जी। तो ये जो पूरी एक जर्नी थी, इस बीच कहाँ तो हम मिसाइल बना रहे थे, और अब ब्रह्मोस का जो है, दुनिया के अलग अलग देश वो हमसे डील करना चाह रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। फिलीपींस के साथ तो शायद आपकी बहुत अहम भूमिका थी जब वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनको देने के लिए। हाँ। जब मैंने ब्रह्मोस एरोस्पेस ज्वाइन किया था ना, तो एक सोच थी, एक एम्बिशन था, महत्वाकांक्षा थी कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। तो अब ये सोचना शुरू किया तो करते करते मुझे एक बात समझ में आई कि आज तक भारत ने कोई मेजर वेपन एक्सपोर्ट नहीं किया है। अच्छा। तो जब मेजर वेपन यानी कि किसी बड़े हथियार का निर्यात नहीं किया हुआ है, मैंने कहा कि मैं यहाँ फोकस करता हूँ। अच्छा, जब हम यहाँ फोकस करने गए तो जो लोग निर्णय लेते हैं उनमें से काफ़ी लोगों के दिमाग में ये था कि हम तो इम्पोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? और ये हमारे देश में तो एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता। तो एक जो SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो मिसिंग था। तो मुझे लेकिन मेरे दिल में तो था कि करना है एक्सपोर्ट। तो फिर मैं इधर से उधर, नाम नहीं लूँगा, सारे टॉप, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर। तो कई लोग ये पूछते थे कि तुमको एक्सपोर्ट क्यों करना है, क्या ज़रूरत है, मैंने तुमसे पैसे मांगे क्या? मतलब मैं कंट्री एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आपसे जो है वो पैसे बनाए जाएं, वेपन एक्सपोर्ट करके पैसे बनाए जाएं। तो लेकिन फिर इस बीच में थोड़ी मानसिकता भी बदली।
जब उन्होंने देखा कि हमारे रक्षा मंत्री ने एक टारगेट दिया कि हमको भारत को 25,000 करोड़ का निर्यात करना है, तो जब 25,000 करोड़ का निर्यात करने की बात करी उन्होंने, तो उन्होंने फिर भी देखना शुरू किया, आप कौन करेगा, 25,000 करोड़ आएंगे कहाँ से। तब मैं बोलता था कि मैं अकेला कर दूंगा 25,000 करोड़ का, अगर मुझे आप दें, सपोर्ट करें तो फिर उस बीच में SOP भी फाइनलाइज हो गया, लोग विलिंग भी हो गए और सरकार ने पूरा समर्थन दिया सबने, और कन्विंस करने में समय लगा मुझे, बस मैं ये कहूँगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ सर, ये फिलीपींस वाला ये कॉन्ट्रैक्ट? फिलीपींस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 2021 दिसंबर। हाँ। और इसकी कोशिशें आपने ये कब से शुरू की थी? ये अच्छा, इसकी कोशिश हमने शुरू की है लगभग 6 साल 7 साल लगे हमको इसको करने में। अच्छा, 6-7 साल। सही। तो पहली बात तो क्या होती है कि जब हम गए सबसे पहली बार फिलीपींस में, और हमने उनको बताया कि हमारे पास एक अच्छी मिसाइल है, आप ले सकते हैं, तो वो लोग भी हंस रहे थे। और हमारे साथ कुछ हमारे अपने लोग थे, मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो भी हंस रहे थे कि ये आए बड़े अपने वेपन्स बेचने आए हैं। तो लेकिन मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था, थोड़ा सा एम्ब्रेसमेंट था कि मतलब ये लोग मुझे ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब थोड़े दिन बाद उनको पता चला, जब वो साउथ चाइना सी में उन्होंने वो 7 डैश लाइन बनाई ना, है ना, तो जो वो डैश लाइन बनाई, तो उसके बाद फिलीपींस को समझ में आया कि अब जो है चाइना इनको मुश्किल में डाल रहा है। सही। तो हमने उनको एजुकेट किया कि आपको अगर चूंकि फिलीपींस और चाइना के बीच में ना कुछ आइलैंड्स हैं, कुछ द्वीप हैं जिनके ऊपर लड़ाई चलती रहती है। ठीक है। तो फिलीपींस के लोग वहाँ जाके बैठे हुए हैं, वो ऑक्युपाई करके रखा हुआ है उन्होंने जगह को। तो उनको लगा कि अब क्या करना चाहिए। तो फिर उन्होंने जब ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी देखी, हमने लॉन्च दिखाई उनको, और उन्होंने विज़िट किया, फिर भारत सरकार ने भी समर्थन दिया, तब ये बात आगे बढ़ी और हो गई। तो मुझे बहुत गर्व है कि भारत का सबसे पहला वेपन एक्सपोर्ट, उसको मतलब गाइड करने का, उसको उसके उद्देश्य तक पहुंचाने का मुझे मौका मिला, और ये लगभग $375 मिलियन का था। अच्छा। हाँ, और अब जो है वो मुझे मालूम है कि कम से कम वहाँ पर $2 बिलियन की और भी पोटेंशियल है। ये जो लिया है, ये उनकी जो कोस्ट गार्ड है उन्होंने लिया हुआ है। अभी उनकी नेवी भी ले सकती है, आर्मी भी ले सकती है, वो लोग ज़्यादा संख्या में लेते हैं। और अब तो 2025 के बाद ऑपरेशन सिंदूर से जो ब्रह्मोस का एडवर्टाइजमेंट हो गया, वो भी बहुत ज़बरदस्त हो गया। हाँ। तो अब उसके बाद हमारी मार्केट बढ़ी। और अब देखिए, अब आजकल में वियतनाम के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ अच्छी न्यूज़ सुनाई दे। तो मुझे नहीं मालूम है कि अच्छी न्यूज़ आएगी या अच्छी न्यूज़ अगली बार के लिए स्थगित हो जाएगी, लेकिन आएगी ज़रूर, भले ही अभी आ जाए या अगली बार, थोड़ा समय लगे आने में। एक बात बताइए मुझे, वैसे ब्रह्मोस की हम इतनी बात कर रहे हैं, मतलब मैंने कहीं पढ़ा था, अब मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकती हूँ, आप ही करेंगे कि भाई ये शायद 2022 का मामला है कि एक ब्रह्मोस जो है वो हमारा मिसफायर हो गया था, और वो पाकिस्तान का कोई मियाँ चन्नू इलाका है, वहाँ जाकर गिरा था जी। और पाकिस्तान मतलब उसको पकड़ ही नहीं पाया था, वो जाके गिर गया, हमने फायर किया, वो वहाँ जाके गिर गया। हाँ। मतलब एक तरीके से पाकिस्तान को कितनी बड़ी घेराबंदी पाकिस्तान की हो सकती है ब्रह्मोस के जरिए, ये तो तभी टेस्ट हो चुका था। मतलब नहीं, मैं उसको टेस्टिंग नहीं कहूँगा। हाँ। वो एक एक्सीडेंट था। ठीक है। और वो एक्सीडेंट का जो बैकग्राउंड था वो थोड़ा शेयर करना मुश्किल होगा, लेकिन वो एक एक्सीडेंट था, और उसके बाद जैसे ही मिसाइल फायर हुई तो जो कम्युनिकेशन लाइन होती है, तो उससे कन्वे कर दिया गया था कि मतलब ये दुर्घटना है और इसको आप गंभीरता से मत लीजिए। और इस बीच में क्या हुआ कि लेकिन मिसाइल तो पहुंच गई, मतलब एक्सीडेंट ऐसे सुनिए, तो मिसाइल तो 3-4 मिनट में पहुंच गई। हाँ। तो उससे एक बात और समझ में आ गई, और उनको पता भी नहीं चला। हाँ। उनको पता नहीं चला, ना तो उनके रडार में आई वो, ना ही उनके उसको वो न्यूट्रलाइज कर पाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो डिफेंस था, एयर डिफेंस था, वो बहुत कमज़ोर था। तो वो हमको पता चल गया, और वो उनको भी पता चल गया कि उनका एयर डिफेंस कमज़ोर है। लेकिन ब्रह्मोस को वैसे भी रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 3-4 मिनट में सारा खेल, 4 मिनट में 300 किलोमीटर का खेल हो जाएगा। सही है। और ये हमारे यहाँ से मिसफायर कैसे हो गई थी? इसके पीछे की कोई इनसाइड स्टोरी हल्की फुल्की जो आप शेयर करें? थोड़ा सा मतलब अब आप इसको ट्रेनिंग समझ लीजिए, या थोड़ा सा एक कम्युनिकेशन गैप समझ लीजिए, कुछ मतलब एक दुर्घटना थी, उसको बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, दुर्घटना थी। बताना नहीं चाहते हैं आप क्या हुआ है?
नहीं, मतलब अब एक दुर्घटना है, उसके पीछे कितने लोगों को मतलब सस्पेंड किया गया, कितने लोगों ने के प्रमोशन रुके, कई, और एक क्रेडिबिलिटी का लॉस तो होता ही है ना, कि आपके आर्म्स आपके कंट्रोल में नहीं है। तो वो एक दुर्घटना थी, दोनों दृष्टियों से, हमारी भी दृष्टि से और पाकिस्तान की भी दृष्टि से एक दुर्घटना थी, जिसको हम जल्दी से जल्दी भूलना चाहेंगे। तो सर, मिसाइल के क्षेत्र में जो भारत का एक पूरा सफ़र है, जो जर्नी है, वो कैसे, आपने बताया वो त्रिशूल से शुरू हुई और त्रिशूल से शुरू होकर अब ब्रह्मोस, जिसकी हम मार्केट बने हुए हैं और दुनिया के दूसरे देश आ रहे हैं और वो हमसे अब ब्रह्मोस ख़रीदना चाह रहे हैं। यहाँ से आगे का सफ़र क्या मिसाइल्स के ज़रिए ही आप जुड़ता हुआ देखते हैं, या फिर ये अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान वाले मामले में अब तो वो ड्रोन्स आ गए ना, कामिकाज़ी ड्रोन्स, तो उसने क्या पूरे का पूरा जो जंग का तरीका है उसको बदल दिया है? वो ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है कि भाई मिसाइल जिसको बनाने में इतना पैसा लग रहा है, और वहीं दूसरी तरफ कामिकाज़ी ड्रोन है, उसके मुकाबले तो मेरे ख्याल से वो 5-10% की कॉस्ट में बन रहे हैं। हाँ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। तो ये जो अभी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, हाँ। तो इन्होंने एक लड़ाई का तरीका तो बदल दिया है पूरा। लड़ाई का तरीका बदलने के बाद लेकिन मिसाइल का उपयोग तो रहेगा कम से कम 15-20 साल 25 साल और, जब तक हाई पावर लेज़र, हाई पावर माइक्रोवेव और ये सिस्टम्स नहीं बन जाते हैं, तब तक ये मिसाइल रहेंगी। अच्छा, और दूसरी ओर अगर आप देखेंगी तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट के पीछे कारण अलग थे। अगर आप ईरान की बात करती हैं तो ईरान को जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, पहले दिन से उनको मालूम था कि हमारी लड़ाई अमेरिका और इजराइल से होगी, और उन्होंने 45 साल लगाए, 45 ईयर्स अपनी तैयारी करने में कि हमको इनसे लड़ना है। और जहाँ तक बात है रूस और यूक्रेन की, तो रूस तो हमेशा ही तैयार था। रूस तो एक बहुत बड़ा वेपन एक्सपोर्टिंग नेशन रहा है, लेकिन यूक्रेन अकेला नहीं है। यूक्रेन के साथ पूरा यूरोप खड़ा है, पूरा नाटो खड़ा है, पूरा यूएस खड़ा हुआ है। तो ये लड़ाई रशिया वर्सेस नाटो हो रही है, तो उससे भी लेसन्स मिल रहे हैं। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस तरीके की लड़ाइयाँ शायद अब आगे नहीं होंगी। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट जो होंगी वो शॉर्ट टाइम के लिए होंगी, और शॉर्ट टाइम होने के बाद जो है फिर सब कुछ शांत हो जाएगा। जैसे हमारा हुआ था ना ऑपरेशन सिंदूर, इस टाइप का होगा। और जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट्स हैं वो बढ़ेंगे। अच्छा, वो बढ़ेंगे, हर जगह बढ़ेंगे। और एक और बात हुई है हमारे, जो हमको, जिस बात ने हमको जगा दिया, भारत को जगाया है, जापान को जगाया, इंडोनेशिया को जगाया, चाइना को जगाया, कि एनर्जी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ऑल्टरनेटिव एनर्जी जो है वो उसके ऊपर काम करना है। तो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर अब काफ़ी रिसर्च होगी, कि क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो वही एक भविष्य का एनर्जी स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत वही है। तो उसके ऊपर काम सर ऑल्टरनेटिव सब में, ऑल्टरनेटिव एनर्जी के फील्ड में भी, और ऑल्टरनेटिव जो है वो सप्लाई चेन्स में भी, उसमें ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन, इकोनॉमिक ब्लॉकेट्स की बात की है, तो हर तरफ आपको ऑल्टरनेटिव्स ही ढूंढने पड़ेंगे, ऑल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे। तो हमको अब इस पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी करना पड़ेगा ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर। तो एक तो वो हुआ। दूसरा, हमको ये एक बात और समझ में आई कि इस सिनेरियो में आप देखिए हर कंट्री आइसोलेट हो गई है। रशिया आइसोलेट, ऑफ कोर्स उसको नॉर्थ कोरिया ने, ईरान ने हेल्प करी है, लेकिन आइसोलेशन तो हुआ ही। ईरान का आइसोलेशन हो गया। तो भविष्य में हमको आत्मनिर्भर भारत की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये चेंज आएंगे, तो इस पे डीआरडीओ की भूमिका, डीआरडीओ की, देखिए डीआरडीओ तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार का, और हम लगभग 70-72 सालों से काम कर रहे हैं। तो जो टेक्नोलॉजी बैकबोन है, कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल में तैयार नहीं होती है, उसके लिए आपको इतना ही समय चाहिए। तो वो है, और गवर्नमेंट की सपोर्ट है। तो डीआरडीओ रहेगा, हमेशा रहेगा। जैसे नासा है, डार्पा है, या रशियन सिस्टम्स हैं, ऐसे ही डीआरडीओ भी रहेगा। आप डीआरडीओ की तारीफ़ कर सकते हैं, डीआरडीओ की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप डीआरडीओ को भूल नहीं सकते। सही। हाँ, नहीं, बिल्कुल उसको याद रखना पड़ेगा। और एक और चीज़ हुई इस बीच में, जिसकी बात शायद किसी और को करनी चाहिए, कि भारत ने आकाश को और पिनाका को भी एक्सपोर्ट किया है। अच्छा, हाँ, तो बहुत लार्ज नंबर हमने
एक्सपोर्ट किए हैं। ठीक है। तो वो मतलब अब हम वेपन एक्सपोर्टिंग नेशन बन चुके हैं। पिछले 5 सालों में हुआ है कि वेपन इंपोर्टिंग से वेपन एक्सपोर्टिंग नेशन, काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी दूरदृष्टि चाहिए और आपको सबकी सपोर्ट चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम से लेके डिप्लोमेसी से लेके साइंटिफिक प्लस इंडस्ट्री, इन सब की सपोर्ट चाहिए। और उसके लिए आपको पेशेंस भी चाहिए। पेशेंस चाहिए, बिल्कुल। जैसे patience आप लगे रहे और आपने रास्ता निकाला और वो हाँ। फिलीपींस वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इसी वजह से हो पाया, उस वजह से ब्रह्मोस हुआ। को लेके। वो बिल्कुल। तो सर मतलब अब आपसे बेहतर और कौन बता पाएगा अब ये द जर्नी और ये भारत की मिसाइल क्षमता की जर्नी जी। जो 80 के दशक में शुरू हुई है और आज जहाँ पर है, तो इसके लिए अगर कोई एक शब्द या कोई एक फ्रेज या कोई एक लाइन या कुछ भी जो अपने अंदाज में आप इसको समेटना चाहें तो कैसे समेटेंगे? हाँ, ये मैं एक लाइन में ऐसे समेटना चाहूँगा कि ये मेरे शब्द नहीं है, ये फिर हमारे जो सबके मिसाइल गुरु हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम के शब्द हैं कि स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। अगर आप ताकतवर हैं तो दूसरे देश, दूसरे समाज आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको इज्जत देंगे। अगर आप कमज़ोर हैं तो आपकी कोई इज्जत नहीं होगी दुनिया में। तो आज अगर हमारे प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते हैं या हमारा पासपोर्ट एक रिस्पेक्टेबल नंबर पर है या हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जो एक रिस्पेक्ट है कि ये मतलब ये लोग इंटेलिजेंट हैं, तो वो जो बनी है तो वो हमारी स्ट्रेंथ है। तो मिसाइल भी उसी स्ट्रेंथ को कंट्रीब्यूट करता है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो बिल्कुल। ये है। और सर ये जो फिर मिसाइल जर्नी है देश की, इसके साथ आपकी पूरी पर्सनल जर्नी जुड़ जाती है आकर। अपनी पर्सनल जर्नी को आप कैसे देखते हैं? मेरी पर्सनल जर्नी में जो मेरी फैमिली है उसका बहुत सपोर्ट रहा है। तो मेरी वाइफ गीता और मेरे जो बच्चे हैं दोनों, तो इन दोनों ने बहुत सपोर्ट किया है। इन तीनों ने बहुत सफ़र भी किया है। और इन तीनों के अलावा मेरे पेरेंट्स, देखिए मेरे जो माँ पापा हैं तो मेरे साथ नहीं रहते हैं, तो वो रहते हैं मेरे छोटे भाई के साथ। और मैं जानता हूँ कि ओल्ड एज में उनको कितना समय बिताना पड़ता है, 24 आवर्स। तो मेरा छोटा भाई और उसकी वाइफ राजीव शिखा, इन्होंने बहुत मदद करी है। तो उन्होंने, देखिए मैंने अपना सब कुछ डेलीगेट कर दिया, तो मैंने अपना जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अपने छोटे भाई को दे दी। मेरी जो खुद के घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैंने अपनी वाइफ को दे दी। तो तभी मैं ये काम कर पाया। सर बहुत बहुत डिमांडिंग रहा ये सफ़र पूरा? डिमांडिंग तो बहुत था। आपको एक अपना पर्सनल स्पेस जो होता है वो लगभग मतलब उसको डिनाई करना पड़ता है कि व्यक्तिगत रूप से मैं अगर देखूं तो शायद मैंने पिछले 15-20 सालों में छुट्टी नहीं ली थी। अच्छा। मतलब डीआरडीओ में छुट्टी नहीं ली थी। एक शायद फ्राइडे जाता था पेरेंट्स से मिलने और मंडे मॉर्निंग वापस आ जाता था, या वो लोग आ जाते थे मिलने के लिए। तो हम हॉलीडे पे नहीं जा पाते थे कभी भी। कभी हॉलीडे पे तो कभी गए नहीं। बच्चे अभी भी शिकायत करते हैं कि आप कभी हमको वैकेशन पे लेके नहीं गए। तो अब मैं इंश्योर करता हूँ, अब तो बच्चे अपने अपने तरीके से जाते हैं, लेकिन अब मैं ये ज़रूर इंश्योर करता हूँ कि जहाँ मैं जा रहा हूँ तो वाइफ को ही बोलता हूँ चलो। लेकिन ओल्ड एज है, अब उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, लेकिन पर्सनल सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ते हैं। किसी को मतलब मैं ये नहीं बोलूँ कि मैंने करे, मेरे साथ मेरी टीम में भी दर्जनों लोगों ने करे हैं। और हाँ, और राष्ट्रीय स्तर पर तो शायद हजारों लोगों ने किए होंगे, लाखों ने किए होंगे। उसके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और स्ट्रेस कितना हुआ करता था? स्ट्रेस नहीं, ये मैंने फिर डॉक्टर कलाम से सीखा। स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को आपको लेना नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से काम खराब हो जाएगा। अच्छा। हाँ। तो आप बिल्कुल रिलैक्स्ड रहिए, आप बिल्कुल आराम से रहिए, आप अपना बेस्ट करिए और स्वस्थ खाइए, स्वस्थ तरीके से रहिए, योगा करिए, वॉक करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, और अपने ऑफिस में दूसरों को भी टेंशन मत दीजिए, उनको भी आराम से रहने दीजिए। आप, जो भी व्यक्ति घर से निकलता है वो काम करने के लिए निकलता है, वो उसका उद्देश्य होता है कि वो 8 घंटे 10 घंटे काम करेगा। उसने 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर ट्रेवल किया है टू रीच टू द वर्क प्लेस। तो जब वो वर्क प्लेस में आया है तो उससे काम लेना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब उसके बॉसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उससे काम लीजिए। तो ये हमेशा हमने इस सोच के साथ आगे बढ़े हैं।
तो हमने कभी स्ट्रेस नहीं दिया, कभी किसी को नहीं दिया, ना दिया न लिया। ना दिया ना लिया। अब मैं तो सोच कर आई थी कि भाई मिसाइल जो बना रहे हैं उनको कितना स्ट्रेस होता होगा, तो मैं कुछ उनसे टिप्स लूंगी कि भाई आप लोग क्या करते हैं। स्ट्रेस तो तभी होता था जब लॉन्च होती थी उसके अलावा नहीं होता था। तो उस दौरान क्या करते थे, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह या नहीं, कुछ उस चाय समय कॉफी की मदद ली जाती थी? हाँ। ये आप सिर्फ सोच सकते हैं, अच्छा। लेकिन जब वहां पर वो 4-5 मिनट का होता है तो 5 मिनट में आपको लगता है कि कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि मैनमेड ऑब्जेक्टिव है, हमने बनाया है, आदमी ने बनाया है। अब भगवान ने जो बनाया होता है तो वो तो 100% काम करता है। तो जो हमने बनाया है, हमको मालूम है कि ये हमने इसमें बहुत सारे कंपोनेंट है L1 मतलब लोएस्ट प्राइस के लगाए हुए हैं। हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है और डिज़ाइन परफेक्ट नहीं हो सकती कभी भी। तो उस समय बहुत ज़्यादा शंका होती थी और बहुत ज़्यादा मतलब प्रे करते थे भगवान को कि भगवान इस बार निकाल दो, अगली बार देख लेना इस बार निकाल दो। तो ये होता था। ये तो एग्जाम वाली हालत हो गई, जैसे एग्जाम के पहले से इस बार पास करा दो। हाँ, बस यही होता था। तो ये जो मिसाइल यात्रा रही है, इसमें सबसे ज़्यादा गर्व का पल वो कौन सा था? गर्व के तो बहुत सारे पल थे। हाँ। एक दो मैं नहीं कह सकता। जब हमारी पृथ्वी उड़ी, अग्नि उड़ी, LR सैम, MR सैम या प्रहार या ब्रह्मोस, तो जब भी उड़ती है और अभी भी जो भी मिसाइल उड़ती है ना, तो बहुत गर्व होता है कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए हैं। मतलब अब देखिए, आज अभी पिछले कल या परसों की बात होगी, हमने एक एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट किया हुआ है। अच्छा। तो ये तो कभी संभव ही नहीं था, कभी हो नहीं सकता था। अब हम वहाँ तक पहुँच गए हैं करने के लिए। कुछ दिन पहले क्रूज मिसाइल का जो इंजन है उसका हमने लगभग 700 सेकेंड का टेस्ट किया। 700 सेकेंड में लगभग वो 1500-2000 किलोमीटर तक जा सकती है मिसाइल उस अपने इंजन से, भारतीय इंजन से। तो बहुत गर्व होने वाली बात है। तो गर्व के तो बहुत पल रहे हैं और इनको एक में नहीं समेट सकते। तो शायद रोज ही कुछ ना कुछ गर्व हो जाता है कि यार। तो मेरे ख्याल से सर ये प्रोफेशन नहीं रहा, मतलब एक पैशन बन गया। और इसी वजह से मतलब, वरना अगर एक प्रोफेशन होता है तो इंसान जो पहली बार कोई बड़ा काम करता है तो उस वक्त जितना एक्साइटमेंट होता है वो बाद में हल्के हल्के आदत हो जाती है। लेकिन आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि वो शायद प्रोफेशन से बढ़कर एक पैशन हो गया शायद। और हर बार शायद आपने उसी एक्साइटमेंट और उसी तरीके की भावना की अनुभूति की। हाँ, आपने जिन शब्दों को मैं बोल नहीं पा रहा था वो आपने मेरे मुंह में रख दिए कि इट्स नॉट ए प्रोफेशन, इट्स ए पैशन। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पैशन होता है। चूँकि मैंने तो IIT मैड्रास से पढ़ा था, उसके बाद में जा सकता था यहाँ वहाँ कहीं भी जा सकता था, लेकिन मैं मिसाइल में ही लगा रहा तो शायद अच्छा लग, उस समय भी ये पैशन ही था। तो अब कंटिन्यू हो रहा है पैशन, अभी भी बहुत अच्छा लगता है। मिसाइल उड़ती हैं, मालूम होता है कि क्या हो रहा है, कहाँ से। और अभी जो मेरे जूनियर्स हैं वो काम कर रहे हैं, तो वो भी आते हैं, पूछते हैं कि क्या मतलब कैसे काम कर रहे हैं, सब ठीक है ना। वो पूछते सब कुछ ठीक है ना, तो हम लोग तो उनको एश्योर करते नहीं, तुम बिल्कुल सही काम कर रहे हो, करते रहो। तो कभी अब जब तक काम करते रहेंगे तब तक पहुंच जाएंगे कहीं ना कहीं। सही। कभी मिस तो नहीं करते हैं कि यार साइकिल बना लेता, बढ़िया था ना, साइकिल बनाने वाला सपना ऐसा तो नहीं लगता अधूरा रह गया? नहीं, अब देखिए, मुझे ये लगता है कि कुछ भी करो, हाँ। जिंदगी में कुछ भी करो, चाहे साइकिल बनाओ, स्कूटर बनाओ, कार बनाओ, मिसाइल बनाओ, रॉकेट्स बनाओ, स्पेस क्राफ्ट बनाओ, जो भी करो वो अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी से करो, अपना सब कुछ दे दो उसको। तो जब आप अपना सब कुछ दे देंगे तो आप एक सबसे बेहतरीन साइकिल बना पाएंगे जो शायद किसी ने नहीं बनाई है। तो आपको एक हैप्पीनेस, जो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन बोल लीजिए, या एक सेटिस्फैक्शन होता है कि आपको जो मौका मिला था एक बार ज़िंदगी जीने का, वो आपने बहुत अच्छे से जी और कुछ दे के जा रहे हैं। आराम से जीना सबसे आसान होता है, कोई तनाव नहीं देगा आपको, कोई ना, आपकी फैमिली भी बड़ी खुश रहेगी कि इस टाइम पर आते हैं, टाइम पर जाते हैं, कहीं यहाँ नहीं जाते, वहाँ नहीं जाते, कोई फ़ोन नहीं आता है, आराम से ज़िंदगी बीत रही है। एक कोट है कि पोर्ट, बंदरगाह पर खड़ा जहाज़ सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन क्या जहाज़ इसीलिए बनाए जाते हैं? जहाज़ तो इसलिए बनाए जाते हैं कि जब वो तूफ़ान वाला भी समंदर है तो उसमें वो तैर सकें, आगे बढ़ सकें, लहरों को चीर कर आगे बढ़ सकें। लहरों को चीर के आगे बढ़ सकें। इसीलिए जहाज़ बनाए जाते हैं। बंदरगाहों पर खड़े रहने के लिए जहाज़ नहीं बनाए जाते। हाँ, ये है। सुधीर साहब, आपसे बात करके वाकई में बहुत मज़ा आया, बहुत सी जानकारियाँ मिली, और ये जो आपने देश की मिसाइल क्षमता की पूरी
सफ़र, पूरी जर्नी, पूरी कहानी बयां की है ना, तो जो बात आपने कहा ना कि अपना सब कुछ दे दो, यही है हकीकत भारत की मिसाइल जर्नी की। ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने मिसाइल्स को बनाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया, अपना घर परिवार सब कुछ भूल कर, जितना भी कुछ था रिसोर्सेस के नाम पर, उसी में जो भी आप दी बेस्ट दे सकते हैं, मतलब 100% मैं नहीं कहूँगी, 100% से भी आगे बढ़कर जितना आप दे सकते हैं वो दिया। और इन्हीं की मेहनत के बदौलत भारत की ये मिसाइल क्षमता कि आज भारत मिसाइल के क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि दूसरे देशों को भी अब तो ब्रह्मोस बेच रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अलग अलग देशों के साथ। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। द जर्नी विद रुमाना इसार खान पॉडकास्ट कैसा लगा? कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक का आपके इंतज़ार रहेगा और किस किस के सफ़र से आप रूबरू होना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी।